एक है ऑडिटर। चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ है अकाउंट्स, दूसरी तरफ है ऑडिटर। अकाउंट्स खत्म हो चुका है, अब जो हम पोर्शन पढ़ने वाले दैट वाज ऑडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 139। चलिए आ जाओ। इस ऑडिटर वाले पोर्शन में ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है? तीन। इन तीनों को ही सबसे पहले फोकस करेंगे। सेक्शन 139। सेक्शन 139 बोलता है कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे। बहुत लेंथी सेक्शन है, इसको सबसे पहले पढ़िए। फिर हम पढ़ेंगे कि भैया इस ऑडिटर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिर रिजाइन। रिमूव और रिजाइन में डिफरेंस समझ में आता है। कंपनी ने निकाल दिया समय से पहले, रिमूव। रिजाइन ऑडिटर खुद से मना कर रहा है, ठीक है। चलो, सेक्शन 141 बोलता है इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन है। कब वो एलिजिबल होगा, कब वो डिस्क्वालिफाइड होगा। अब क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हमने बहुत सारी चीजें जो भी पढ़ी है वो इसके जैसे सिमिलर लगेगी। तो पढ़ना मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, इवन आसान ही है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तब इंडिपेंडेंट कहलाएगा कि उसने उधारी ना दी हो, इंडेट ना हो, सिक्योरिटी होल्ड ना की हो, ठीक है। उसका रिलेटिव वो कभी उस कंपनी में काम ना करता हो, तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑडिटर के बाद, ठीक है। सबसे पहला क्या है? 139। ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे रिमूव और रिजाइन किया जाएगा, 140। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, दैट वाज सेक्शन 141। स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले स्टार्टिंग में हेडिंग बोलता है ऑडिटर को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट, रिजाइन, प्रोसीजर। क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यहां पे उन्होंने जनरल बातें करी। क्या जनरल बात करी है? ऑडिटर इज अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू रिव्यू, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। भैया ऑडिटर वो इंसान है जो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको सच में सही है कि नहीं, क्योंकि कंपनी ने बनाया ना, इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए, अब कंसेप्ट को थोड़ा पहले डिटेल में समझेंगे, फिर आपके मॉड्यूल से आएंगे। मेरी कंपनी बनती है, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी में अपॉइंट करूंगी फर्स्ट ऑडिटर। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर का, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ऑडिटर का। फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मतलब फर्स्ट ऑडिटर मतलब पहला ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर मतलब पहला ऑडिटर। घर चले जाओ, ज्यादा अच्छा है, पेपर ऊपर देना नहीं है तुम लोगों को। चलो, याद आ गया, सॉरी। फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा क्या है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। चलो, अब फर्स्ट ऑडिटर का थोड़ा कंसेप्ट पहले समझेंगे। मेरी कंपनी एकदम न्यू न्यू, पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। अब पहला ऑडिटर में किसे अपॉइंट करूं, ये डायरेक्टर नहीं है। तुम्हें डायरेक्टर वाली बातें याद आ रही क्या? फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता था, जो गिवन सब आर्टिकल में कुछ दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं दे रखा तो उन्हीं सब्सक्राइबर को हम क्या कर देते थे, ठीक है। तो ये डायरेक्टर नहीं है, ये क्या है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? जो अकाउंट्स को चेक करने आ रहा है कि कंपनी ने सही अकाउंट्स बनाए हैं कि नहीं। चलो, एक तरफ उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी तरफ एनी अदर कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी। चलिए, पहले समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी ने, आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, या फिर अगर नहीं सुना है तो आप सुनना चालू कर दोगे। न्यूज चैनल इन सब में अक्सर आपको ये कैग वर्ड सुनाई देता होगा। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड दी ऑडिटर जनरल। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस, कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। शॉर्टकट में उसको कैग सीएजी ही बोलेंगे, ठीक है। अब कैग है कौन, करता क्या है, समझो। कंपनी का, सॉरी, पूरी गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है, जितनी भी वेल्थ है, उस पे नजर किसकी होती है? स्कैग की होती है। सरकारी पैसे की बात हो रही है, कहीं भी रखा है वो सरकारी फंड, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये जो पैसा कंपनी कमा रही है वो किसका हुआ? सरकार का हुआ। तो सरकार के पैसे को कौन चेक करता है, कौन नजर रखता है? कैग रखता है, सीएजी रखता है। तो सीएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली गवर्नमेंट के पैसे पे तो है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे ये कैग आएगा। जो भी सरकार सरकार जो भी पैसा कमा रही है उसका क्या सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है क्या, उतना ही पैसा आया है जितना हमने सोचा था, ये सारी के सारे एक स्क्रूटनर रखा हुआ है। वो स्क्रूटनर कौन होता है? कैग होता है। लेकिन अब क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का भी पैसा एक सरकारी पैसा है, इसमें भी कैग की एंट्री होती है। तो चलो, अगर आपकी कंपनी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगाओ, स्टेट का लगाओ, या फिर दोनों का लगाओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? कैग। सबसे पहला ऑडिटर, आईटीएस कंपनी समझ लो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कैग करेगा, क्योंकि कैग की चलेगी, ठीक है। अब कैग को समय दिया है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर्ड होती है, वहां से कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। अब जो ये ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो वेरी गुड, लेकिन कैग भाई बहुत बिजी है,
कैग के पास समय नहीं, या फिर कैग ने जो समय निकाला जैसे तैसे वो अपॉइंट नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि कैग अगर नहीं अपॉइंट कर पाया ना, तो अब ये जो आईटेक्स कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने बैठाया ना, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेंगे इनको। लेकिन कितने समय दिया? 30 डेज। नेक्स्ट 30 डेज मतलब आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहां से कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर कैग ने अपॉइंट कर लिया तो वो आगे कंटिन्यू काम करेगा। कैग अपॉइंट नहीं कर पाता है तो ये काम अब किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? बोर्ड के पास। बोर्ड कितने दिन, जब वो 60 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट करेगा। लेकिन बोर्ड भी फेल हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आई? कंपनी के मेंबर्स। और कंपनी के मेंबर्स को कितना समय दिया? 60 डेज। तो कुल मिलाकर क्या मैं बोल सकती हूँ? पहले 60 डेज का समय, फिर 30 डेज, फिर 60 डेज। लेकिन ये 60 डेज किसको मिले? कैग को। ये 30 डेज किसको मिले? बोर्ड को। ये 60 डेज किसको मिले? मेंबर। लेकिन पहले 60 डेज वेट करो, अपॉइंट कर लिया कैग ने तो वेरी गुड, नहीं किया तो बोर्ड, बोर्ड भी नहीं कर पाया तो फिर मेंबर अपनी जनरल मीटिंग में। कंपनी कौन सी है? सरकारी, गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अगर एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी एक नॉर्मल कंपनी है, इन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो कैग नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बोर्ड की। बोर्ड के पास समय कितना? 30 डेज। बोर्ड अगर नहीं कर पाता है तो किसके पास जाएगा? मेंबर। लेकिन मेंबर को हमने थोड़ा सा ज्यादा समय दिया, 90 डेज। तो कुल मिलाकर सब बराबर ही हो जा रहा है। इन्होंने क्या बोला? पहले 30 डेज और क्या बोला? 90 डेज। 30 डेज में क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 90 डेज में क्या बोला? मेंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रहेगा, नॉर्मल कंपनी जैसे आप बनाते हो, आप सीएस, आपने कंपनी बनाई, तुरंत 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलो भैया एक ऑडिटर अपॉइंट कर लो। अब जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है, तो आगे प्रोसीड होगा। लेकिन अगर ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो पाया तो मेंबर को 90 डेज का समय मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर सरकारी कंपनी है तो कैग, फिर बोर्ड, फिर मेंबर। क्लैरिटी है? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब जो मैं बताने वाली हूँ, सुनना एक बार। मेरी कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई, बताओ अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल कंपनी हूँ, अक्टूबर चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अक्टूबर में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नवंबर तक में मैं क्या करती हूँ, नवंबर तक में मैं क्या करती हूँ? एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेती हूँ। ये ऑडिटर, ये जो फर्स्ट ऑडिटर है हमारी आईटेक कंपनी में तब तक काम करेगा जब तक क्या नहीं हो जाती? हमारी फर्स्ट एजीएम। याद करो, हमने ऑर्डिनरी बिजनेसेस पढ़े थे। ऑर्डिनरी बिजनेस में कुछ 4 बातें पढ़ी थी, जरा मुझे बताओगे वो 4 बातें क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और डिविडेंड, यही पढ़ा था। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑडिटर। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो कहाँ पर होता है? एजीएम में। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। रेम्यूनरेशन कहाँ डिसाइड होता है? वही अपॉइंटमेंट, वही रेम्यूनरेशन, सब सारी चीजें। लेकिन हमने अभी तुरंत फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। कंपनी अक्टूबर में बनी, नवंबर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। ये ऑडिटर तब तक काम करेगा जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। फर्स्ट एजीएम में हम इसे कहाँ रखेंगे? मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे कि इसे ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। तुम सारे मेंबर अगर इसे हाँ बोलोगे तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। अगर तुमने इसे ना बोल दिया तो इसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नवंबर काम करेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एजीएम होती कब है जरा बताओ मुझे? 6 महीने, सितंबर से पहले पहले हो जाएगी। मान लो सितंबर में हमने अपनी एजीएम कराई, तो ये जो सीए है, ये जो ऑडिटर है, ये नवंबर से लेकर सितंबर तक काम कर रहा है। सितंबर में फाइनली एजीएम होती है। इस एजीएम में ये शेयर होल्डर इसे क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया तो अब दूसरा ऑडिटर आएगा। लेकिन इसका जो काम अभी नवंबर से जो सितंबर किया था वो सब सही था, क्योंकि डायरेक्टर ने अभी तो अपॉइंट कर लिया फर्स्ट ऑडिटर। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक एजीएम में इसे कंफर्म नहीं कर देते। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सेम चीजें किस केस में है भैया? गवर्नमेंट कंपनी के केस में यही है, फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एजीएम में एक बार मेंबर्स ने हाँ बोल दिया। अब मेंबर्स ने अगर इसे हाँ बोल दिया तो ये कितने साल के लिए अब बुक हो जाएगा? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए क्या बुक हो जाएगा? 5 साल के लिए। अगर ये एक इंसान है तो मतलब आपने सुना होगा कि अगर आपको अपना फर्म खोलना है तो आप अपनी एक अलग से फर्म भी खोल सकते हो और सिंगल भी काम कर सकते हो। आप सोल काम कर रहे हो, अगर आप सोल काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है? 5 साल के लिए आप एक कंपनी में काम कर सकते हो। 5 साल से ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। मतलब आप अपॉइंट कब हुए? फर्स्ट एजीएम में। 5 साल आपके कब खत्म होंगे? फिफ्थ एजीएम में कि सिक्स एजीएम में? क्योंकि आपका ड्यूरेशन चालू होगा फर्स्ट एजीएम के बाद।
तो फर्स्ट एजीएम से सिक्स एजीएम तक आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सिक्स एजीएम में आपको छोड़ना पड़ेगा, सिक्स एजीएम में आप दोबारा से रिअपॉइंट नहीं होंगे अगर आप एक इंडिविजुअल होकर ऑडिटर का काम करें। लेकिन आपकी एक फर्म थी, अगर आपकी फर्म है तो हम आपको, क्योंकि फर्म है, एक ही सिंगल नहीं है और सीएस में और भी दूसरे पार्टनर है जो सीए हैं, तो हम आपको कितने समय दे रहे, 10 साल का। सिक्स एजीएम में आप दोबारा से क्या हो जाओगे बच्चा, रीअपॉइंट हो जाओगे, फिर दोबारा 5 साल के लिए। लेकिन क्या सिंगल जो सीए अपना सोल काम कर रहा है एज ए इंडिविजुअल, उसके पास समय कितना है, 5 साल का। लेकिन अगर फर्म है तो कितना समय मिल जाएगा, 10 साल का, रीअपॉइंट नहीं होंगे। ये आगे की बात मैंने अभी आपको बता दी। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7 समझ में आया? सब सेक्शन 7 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कंपनी है या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है तो भैया कैग, कैग नहीं तो बोर्ड, बोर्ड नहीं तो मेंबर्स, ड्यूरेशन 60-30-60, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है तो बोर्ड या फिर मेंबर, ड्यूरेशन क्या बताया मैंने, 30 या फिर 90, ठीक है। लेकिन ये कब तक काम करेंगे, जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। अब सब्सिक्वेंट एजीएम की बात आ जाएगी। पहले एजीएम में अपॉइंट कर लिया, कर लिया, चलिए एक तरफ गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरी तरफ नॉर्मल अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सबसेक्शन इन सब में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आप पूरे कोर कंसेप्ट में रहिए। चलिए अब इन्होंने बोल दिया जो कैग है, कैग को बोला भैया तुम्हें तो सरकारी खाते में, सरकारी पैसे में पूरी नजर रखनी है, ठीक है। तुम्हें हर साल क्या लिखा है, इन केस ऑफ द कैग अ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट द ऑडिटर। हर साल आप अपॉइंट करते रहोगे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। कब करना है आपको, विद इन 180 डेज, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 180 डेज आपके कब खत्म होंगे, सितंबर, 6 महीने में होंगे, ठीक है। तो सितंबर से पहले पहले आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन। सरकारी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सरकारी कंपनी में साफ बोल दिया गया है कि भैया कैग तुम्हें हर साल दूसरा 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 सीए अपॉइंट करना होगा, तुम्हारा कंटिन्यू काम नहीं करेगा। लेकिन जितनी भी मैंने अभी आपको कहानी बताई वो किसको लेकर बताई, नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी में एट द फर्स्ट एजीएम या तो आपने किसको अपॉइंट किया, इंडिविजुअल को, या तो किसको अपॉइंट किया, फर्म को किया। ये फर्स्ट एजीएम तक काम करेंगे। फर्स्ट एजीएम से कहां तक काम करेंगे, क्या ये सिक्स एजीएम समझ में आ पा रही है, ये सिक्स एजीएम समझ में आ रही है। 5 साल के लिए काम करोगे। अगर आप इंडिविजुअल हो तो 5 साल हो जाते हैं, अगर आप इंडिविजुअल नहीं है तो फर्म है, तो बच्चों आपको कितने समय मिलता है, पूरा का पूरा 10 साल। 5 साल और 5 साल 2 टर्म मिलते हैं आपको। आफ्टर द फर्स्ट एजीएम व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर is made at the AGM, the auditor appoint hold the office till, कब तक के लिए काम करेगा, 6th AGM तक काम करेगा। AGM wherein the such appointment counted as the first, जिस दिन पहली बार अपॉइंट हुआ बाई द मेंबर, उस दिन वहां से आपकी फर्स्ट और वहां से आपका ड्यूरेशन चालू होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो टेम्परेरी पीरियड के लिए कर रखा था, क्योंकि शेयर होल्डर ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी थी, तो उसे काउंट किया नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑडिटर समझ में आया? सब्सिक्वेंट पहले बताओ, फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, 90 डेज फॉर दी मेंबर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 60-30-60, कैग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स, क्लियर है। अगर अपॉइंट होंगे तो अभी, क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट है तो कब तक के लिए होल्ड करेंगे ऑफिस, फर्स्ट एजीएम तक। सब्सिक्वेंट हो जाएगा तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट एजीएम से कंटिन्यू 6th एजीएम तक। बात समझ में आ रही है? पक्का, ठीक है। नॉर्मल कंपनी को लेकर, और लेकिन सरकारी कंपनी को लेकर, गवर्नमेंट कंपनी को लेकर हर साल कैग करता रहेगा। कैग नहीं कर पाए तो कौन करेगा, बोर्ड नहीं कर पाए तो कौन करेगा, मेंबर्स। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैग की है पहले, ठीक है बेटा। एजीएम का टेस्ट आज दे देगी। चलो आ जाओ, अब अपनी बुक से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझें। सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 139 बताया, लेकिन सबसेक्शन 7 बता रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 7 बता रहे, तो सबसेक्शंस में आपको नहीं जाना है। अभी मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, किसको करेंगे, या तो इंडिविजुअल को या तो फर्म को। फर्स्ट ऑडिटर मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंपनी की बात कर रहे हैं अभी, अदर देन हम गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहे। तो साफ साफ उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर करेगा, और नहीं कर पाए तो मेंबर के पास क्या है, क्या है, 90 डेज का समय है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराएगा और उसमें करवा देगा। एवरी कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट करेंगे इंडिविजुअल या फर्म को एज ऑडिटर, और जो अपॉइंट होगा वो कब तक के लिए काम करेगा, 6th एजीएम तक काम करेगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहे? फिर उन्होंने बोला इफ एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड, किसी भी एजीएम में ऐसा हुआ कि कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ,
रीअपॉइंट नहीं हुआ, तो जो पुराना वाला ऑडिटर है ना वही कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ऑडिटर, मुझे अपॉइंट करना था, रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, ऑर्डिनरी बिजनेस था, बिजनेस टास्क बिजनेस यहाँ पे डिस्कस किया, तुमने रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया। तो मैं अगर अपॉइंट नहीं होती हूँ, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मैं नया ऑडिटर था, मेरे नए ऑडिटर को तुमने रिजेक्ट किया, तो पुराना ऑडिटर ही आगे चलकर कंटिन्यू करेगा तब तक के लिए जब तक नया नहीं आ जाता, क्योंकि काम ऐसे छोड़ नहीं सकते, काम वही तब तक करेगा, ठीक है। लेकिन ट्राई किया जाएगा जल्दी से जल्दी आ जाए वो। हाँ, ईजीएम क्या होता है? मेंबर अगर अपॉइंट करेंगे तो एजीएम को तो वेट नहीं करेंगे ना, वापस समझो। मैंने अभी क्या बोला, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? अक्टूबर। अक्टूबर से नवंबर के बीच में फटाफट किसको अपॉइंट करना था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना। ये नालायक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम नहीं किया, तो मैं क्या सितंबर में एजीएम का वेट करूंगी? क्योंकि एजीएम तो सितंबर में ही होने वाली है, वही 6 महीने। तो आपको 90 डेज का समय है, जल्दी से जनरल मीटिंग कराओ। वो जनरल मीटिंग को हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बात समझ में आ रही है? मेंबर अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो जनरल मीटिंग में ही करेंगे, वो जनरल मीटिंग ईजीएम ही होगी। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। पहले थोड़ा सा केस कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। आपके सामने सिचुएशन है, थोड़ा समझिए। क्या ऑडिट कमेटी समझते हो? बताओ जरा, ऑडिट कमेटी कौन सी? हम्म, असिस्ट करती है, पूरा देख रेख करती है कि ऑडिट सही से हो जाए। भूल गया, फाइनेंस का काम पूरा देखती थी। ऑडिट तो भैया ऑडिटर ही करेगा, सीए ही करेगा। लेकिन हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम तीनों ऑडिट कमेटी के डायरेक्टर हो। तुमको नजर रखना है अकाउंट सही समय पे बन जाए, तुमको नजर रखना है इस अकाउंट का सही समय पे ऑडिट हो जाए। बात समझ में आ गई? पक्का? ये तो इसने तो ऑडिट ही करवा दिया, ठीक है। चलो ऑडिट कमेटी। अब ये ऑडिट कमेटी ही पूरी रिस्पॉन्सिबल थी ना अकाउंट्स को लेकर। तो बच्चा रिकमेंड भी कौन करेगा कि भैया कौन सी आकर, अब यही तो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये पूरे करता रहता। भैया इनको मैंने बोला तुम लोन डिपार्टमेंट देखो, उनको बोला मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम रेम्यूनरेशन देखो, सबके काम अलग अलग थे ना, कोई स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। चलो, ऑडिट कमिटी शेल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म। सबसे पहले होता क्या है, ऑडिट कमिटी रखती है कि भैया हमें ना, हमने बहुत सारे सीए फर्म को देखो और हमें ये वाली सीए फर्म बहुत सही लग रही है, या फिर ये वाला जो सी है हमें बहुत सही लग रहा है, ठीक है। निकिता फोन छोड़ दे बेटा। ऑडिटर टू दी बोर्ड। अब मुझे किसी को बोलने की जरूरत, मैं सीधा क्लास से बाहर निकालूंगी, ठीक है। चलिए, ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। क्या रिकमेंड करेगी? भैया ये है एक सीए जो हमारी कंपनी का ऑडिट करेगा, रिकमेंड करेगी, अपॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि पहले तो क्या करेंगे, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे ना, और वो फिर मेंबर के सामने रखा जाएगा। तो पहले इन तीन डायरेक्टर ने जो ऑडिट कमिटी में है, ये रिकमेंड करेंगे। किनको रिकमेंड करेंगे भाई? किसको रिकमेंड करेंगे? बोर्ड को। किसको रिकमेंड करेंगे? बोर्ड को। बोर्ड शेल कंसीडर एंड रिकमेंड द इंडिविजुअल फर्म ऑडिटर टू दी मेंबर। तो कुल मिलाकर पहले ऑडिट कमिटी बोर्ड को बताएगी, बोर्ड इस रिकमेंडेशन को कहां तक लेके जाएगी? मेंबर तक लेकर जाएगी, एजीएम में। तब जाकर एजीएम में फाइनली वो अपॉइंट होगा, और अगर अपॉइंट होगा तो कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? 5 साल, ठीक है। अब हर कंपनी में तो ऑडिट कमेटी नहीं होती है, उसका भी हमने पढ़ा था, लिस्टेड इन सब में, और फिर कुछ लिमिट थी। इसके अलावा हर कंपनी में तो नहीं है ना, आईटेक्स नॉर्मल ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो प्रोसेस अलग, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो प्रोसेस अलग। मान लो ऑडिट कमेटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे मेंबर के सामने, खत्म। अगर ऑडिट कमेटी है तो भैया 3 स्टेप आ जाते हैं कि ठीक है, पहले ऑडिट कमेटी बोर्ड को, फिर बोर्ड मेंबर को। क्लैरिटी है? चलो, यहां आप समझेंगे। बोर्ड अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। बोर्ड को ऑडिट कमेटी ने दिया और बोर्ड उससे खुश है, तो उसने किसको भेज दिया? मेंबर को। और मेंबर ने हाँ बोल दिया। यहाँ पे पहला केस खत्म। दूसरा केस है इंपॉर्टेंट, चलिए समझते हैं। बोर्ड नॉट अग्री विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। बोर्ड खुश नहीं है, ऑडिट कमेटी, इन तीनों ने जो फर्म चुनी, बाकी के डायरेक्टर को ठीक नहीं लग रही। तो अगर बाकी के डायरेक्टर ठीक नहीं लग रही तो खुद अपॉइंट कर लो यार, ढूंढो, आप खुद मेहनत करो। उन्होंने इतनी मेहनत करी, इनकी मेहनत में तुम्हें पानी फेर रहे हो, तो भैया अब तुम लोग ढूंढ के लाओ, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार बोला जाएगा, इन तीनों ने मिस्टर मिस्टर ए को ढूंढा, मिस्टर ए को ढूंढा कि दीदी हम ना मिस्टर ए से करवाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछते, सबने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे पास कहूंगी कि कोई और फर्म है तो बता दो। तुम अगर कोई और फर्म का नाम दे दोगे, मिस्टर बी
दूसरी फर्म का नाम दे दिया, फिर इनसे पूछा जाएगा। अगर ये बोले कि ठीक है ये वाला ठीक लग रहा है तो फिर कंटिन्यू, या फिर तुम क्या बोलोगे नहीं कोई बीवी नहीं है हमारे पास, एक ही था, एक काम करो तुम खुद ही ढूंढ लो। तो क्या ये सिचुएशन समझ पा रहे हो? पहले ऑडिट कमिटी ने रिकमेंड किया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे क्या किया, रिजेक्ट किया। या तो ऑडिट कमेटी हमें एक दूसरा रिकमेंडेशन दे देगी, या तो ऑडिट कमेटी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट करेगा। तो आओ, पहला क्या लिखा है, बोर्ड अग्री नहीं कर रहा है, तो इन्होंने कहा चलो रेफर बैक द रिकमेंडेशन, ऑडिट कमेटी को ये बात बताएगी। तो ऑडिट कमेटी के पास अब दो ऑप्शन है, पहला ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करेगा, या फिर ऑडिट कमेटी कोई रिकंसिडर करने वाला नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर कर रहा है तो ऑडिट कमेटी एक न्यू रिकमेंडेशन वापस से बोर्ड को देगी। अगर ये लोग कंसिडर नहीं करे तो बोर्ड खुद ओन रिकमेंडेशन मेंबर को देंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? पहला, ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, पहला ये वाला केस ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, एक्सेप्ट, बोर्ड आगे मेंबर की तरफ लेकर जाएगी। दूसरा केस, ऑडिट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया रिजेक्ट, तो ये वापस से कह रहे ठीक है मैं एक और नाम देता हूँ, ठीक है, एक और रिकमेंडेशन दिया और एक्सेप्ट कर दिया तो वेरी गुड, एक और रिकमेंडेशन इन्होंने कहा देने से मना कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से करो। क्या ये बातें समझ में आ रही है? दूसरा भी रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने कहा खुद से करो। तो कुल मिलाकर अगर ये रिजेक्ट कर रहे हैं ना तो यही रिस्पॉन्सिबल है, ये अब किसी अपने रिकमेंडेशन में लेके आओ मेंबर के सामने। आगे मेंबर ने भी रिजेक्ट कर दिया तो भाई ढूंढते रहो हमेशा, है ना। तो वैसे मेंबर इतनी जल्दी आसानी से रिजेक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस उसके अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा पब्लिकली कुछ गलत बातें ना हो। क्लियर है? क्योंकि ये कौन है जो आपको क्या कर रहा है, ऑडिट करने आ रहा है फाइनेंस का, ठीक है। क्या ये केस समझ में आए? अब आपकी बुक में यही चीज दे रखी है जो मैंने आपको समझाया। इनकेस कंपनी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है, ठीक है, और इनकेस अगर ऑडिट कमिटी नहीं है, इनकेस नॉट रिक्वायर्ड तो भैया बोर्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक, पहला क्या बोला, ऑडिट कमिटी है तो वो रिकमेंड करे, नहीं है तो बोर्ड रिकमेंड करे। पहला स्टार्टिंग का पैराग्राफ समझ में आया? नेक्स्ट, कमिटी या फिर बोर्ड दोनों में से जो भी करे कंसीडर करना। इन्होंने कहा कि भाई किस प्रोफेशनल को लेके आ रहे हो, किस ऑडिटर को लेके आ रहे हो, वो ऑडिटर सीए इंस्टीट्यूट का ही होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, क्या उसमें कोई पेंडिंग केस है क्या? उस बंदे का नाम रिकमेंड करना जिसमें कोई भी प्रोसीडिंग ना चल रही हो, और अगर चल रही है तो किस टाइप की चल रही है थोड़ा सा देख लो समझ लो। छोटे मोटे केस है तो चल जाएगा, लेकिन कोई बड़ा केस हो तो एसएससीओ को अपॉइंट ही मत करो। तो प्लीज रिकमेंड करने से पहले कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, ये सारी चीजें अच्छे से चेक करके ही रिकमेंड करना। पहला पॉइंट समझ में आए? दूसरा पॉइंट, जो कमिटी है रिकमेंड करेगी बोर्ड को, अभी हमने पढ़ा है ना। फिर इन एनी अदर केस बोर्ड आगे चलकर मेंबर के सामने रखेगा। तो पहला सिंपल कि ऑडिट कमेटी बोर्ड को और बोर्ड आगे चलकर मेंबर को। इफ बोर्ड अग्री रिकमेंडेशन, ठीक है, ऑडिट कमेटी की, तो फर्दर रिकमेंड मेंबर के सामने रखा जाएगा। अदरवाइज रेफर बैक, अभी हमने पढ़ा रेफर बैक कि नहीं भैया ये रिकमेंडेशन सही नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है रिकंसीडर कर ले, ऑडिट कमेटी करी मैं फिर से रिकंसीडर करूंगा। ऑडिट कमेटी नॉट कंसीडर, इसने कहा नहीं भाई मैं अपने ओरिजिनल रिकमेंडेशन से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे तो यही सही लग रहा है, लेकिन बोर्ड को सही नहीं लग रहा, तो बोर्ड अपने खुद के रिकमेंडेशन में जाएगी और ये मेंबर के सामने प्रेजेंट करेगी। ये वही स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बस अलग प्रेजेंटेशन में समझाए। क्लियर है बच्चों? पक्का? अगर मैं इसको कहूं हटाओ, सोचे एक बार, पहले क्या होता है, ऑडिट कमेटी डायरेक्टर को रिकमेंड, डायरेक्टर किसको, मेंबर, सब एक्सेप्ट हो गया। अब हम रिजेक्शन में आते हैं। ऑडिट कमेटी ने डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने या तो एक्सेप्ट किया या तो रिजेक्ट किया। हम कह रहे भैया रिजेक्ट किया, तो ऑडिट कमेटी वापस से रिकंसीडर करे, ठीक है, और फिर दूसरा रिकमेंडेशन दे, उसमें भी बोर्ड एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। कुल मिला के अगर डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया, खुद का रिकमेंडेशन मेंबर तक पहुंचाओ, दैट्स इट। क्लियर है? पक्का? चलिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑडिटर पढ़ा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ा, सेंटर गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ा और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। और ये हमने इसकी प्रोसेस, एक और था वही है, लेकिन ऑडिटर अपॉइंट करेगा एजीएम में, होल्ड ऑफिस कंक्लूजन ऑफ टिल जब तक 6th एजीएम तक। ये 6th एजीएम समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट से 5 ईयर होते हैं, उससे पहले का काउंट नहीं होगा। आ जाइए, क्या लिखा है, कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द नोटिस टू द रजिस्ट्रार, रिटर्न कंसर्न, किसी को भी अपॉइंट कर रहे हो रिटर्न में ले लो। याद करिए तो हम डायरेक्टर के साथ भी करते थे, डायरेक्टर से क्या क्या लेते थे, कंसर्न लेटर कि तुम काम करने को तैयार हो, तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, ये सारी चीजें। सेम ऑडिटर के साथ भी, भैया बताओ तुम डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो, ठीक है, कंसर्न दे दो, रिटर्न कंसर्न लेना है आपको, ये सारे सर्टिफिकेट, ठीक है। तो चलो, ऑडिटर जो अपॉइंट होगा कौन है, इंडिविजुअल फर्म में, एलिजिबल होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं। प्रपोज जो अपॉइंटमेंट है एज पर टर्म्स
जो ये एक्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप सीए को अपॉइंट करोगे। प्रपोज जो अपॉइंटमेंट है विद इन द लिमिट होना चाहिए। सीए की भी लिमिट होती है कितना क्या ऑडिट करता है, ठीक है। सेम डायरेक्टर जैसी चीज आती है, इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको डेटा इधर उधर हो सकता है, डेटा को रिवाइज करते रहना। डायरेक्टर की चीज डायरेक्टर में, ऑडिटर की चीज ऑडिटर में। लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर, इस ऑडिटर के अगेंस्ट कुछ भी अगर चल रही है प्रोसीडिंग या फिर ऑडिट फर्म के अगेंस्ट या फिर कोई पार्टनर के अगेंस्ट, प्लीज प्रोफेशनल मैटर ऑफ द कंडक्ट ट्रू एंड करेक्ट प्रेजेंट करो। ऊपर हमने कहा था जब रिकमेंड करोगे तो इस पे कोई केस चल रहा है इनकी फर्म में, पार्टनर में, सीए में, अच्छे से देख लो। तो अगर सीए तुम पे कोई केस चल रहा है तो इस मैटर को सामने पहले ही डिस्क्लोज कर दो। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए, सर्टिफिकेट ऑल्सो इंडिकेट सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया, जो उन्होंने आगे चल के 141 में दे रखा है। स्टार्टिंग में बताया था सेक्शन 139, 140, 141। 139 बोलता है अपॉइंटमेंट, 140 बोलता है रिमूव और रिजाइन, और 141 बोलता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। इन्होंने साफ बोला प्लीज उसमें जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है उसको ध्यान पे रखना। क्लियर है? कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि यस ऑडिटर को फाइनली अपॉइंट कर लिया है आरओसी को 15 दिन के अंदर, जिस दिन उसे अपॉइंट किया। फॉर्म का नाम होता है एडीटी 1, एडीटी रिप्रेजेंट करता है ऑडिट को ही। क्लियर है? डन। सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन द गवर्नमेंट कंपनी, पहले समझ चुके। क्या था पहला? कैग 60 डेज, देन बोर्ड 30 डेज, फिर मेंबर कितना? फर्स्ट ऑडिटर 60, 30, 60। समझ में आ रहा? ठीक है। फिर उन्होंने कहा जैसे फर्स्ट ऑडिटर है ऐसे सब्सिक्वेंट था। सब्सिक्वेंट में क्या था? कैगी अपॉइंट करेगा, हर साल करेगा विद इन 180 डेज। ये नॉर्मल की तरह फर्स्ट से सिक्स नहीं जाता, याद रखना। गवर्नमेंट कंपनी में कैग आता है 180 डेज वाली बात होती है, ठीक है। चलिए बड़े आगे, हेडिंग बताओ क्या लिखा है नेक्स्ट। वापस से बोल रही हूँ, जिस तरीके से हम क्या पढ़ रहे, डायरेक्टर, डायरेक्टर में रोटेशन था। पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर का रोटेशन, 1/3 लोग एलिमिनेट, सॉरी पहले 2/3 लोग एलिमिनेट, फिर 1/3 लोग घर जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, हेडिंग्स मिलेंगी, अंदर अंदर का कंटेंट दोनों का ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, ठीक। चलो, सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2, इनमें सबसेक्शंस को ध्यान नहीं देना है, मेन कंसेप्ट हेडिंग को ध्यान रखना है। हेडिंग क्या बोलती है? ऑडिटर को रोटेट करते रहना होगा। मैंने अभी आपको बताया था कुछ 5 साल 10 साल, 5 साल किसके लिए था? इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए 5 साल, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल। फिर उसके बाद आपको क्या 5 साल के बाद रीअपॉइंट हो जाओगे, 10 साल के बाद रीअपॉइंट हो जाएंगे, ब्रेक लेना पड़ेगा आपको। 1 साल, 3 साल, 5 साल का। यहाँ ये 1 साल 3 साल कहाँ पढ़ा है तुम लोगों ने? वही मैं कह रही हूँ, डायरेक्टर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ 5 साल है, ठीक है। इसीलिए दोनों बातें साथ में पैरेलली लेकर पढ़ना कि भैया जब तुम अब डायरेक्टर पढ़ोगे ना तो शायद इसकी भी बातें अब याद आएंगी, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये पढ़े तो डायरेक्टर में ऐसा था, डायरेक्टर पढ़ोगे तो हाँ जब हम ऑडिटर अपॉइंट करें तो उसमें ऐसा था। दोनों को साथ में बार बार रिवाइज करना क्योंकि दोनों डेटा आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। चलो, कौन सी कंपनी के सीए को, ऑडिटर को हमें क्या करना है? रोटेट करना है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो कंपनी जिसका उधार आउटस्टैंडिंग है ना, पब्लिक बोरिंग जो है वो कितना है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो 4 कंपनी, पहले हम कहेंगे सारी लिस्टेड कंपनी, फिर उन्होंने बोला पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप, और नॉर्मल सारी कंपनीज जिसकी पब्लिक बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा। यहां तक चीजें क्लियर है? रोटेशन ऑफ द ऑडिटर नॉट अप्लाई, इन्होंने कहा भाई 1% कंपनी है, तुमको क्या ही दिक्कत, तुम रोटेट मत करो। फिर क्या बोला? स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, तुम रोटेशन मत करो। तो रोटेशन वाली जो बातें हैं ये 1% कंपनी और किस में लिखा है? स्मॉल कंपनी में नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमने डोरमेंट कंपनीज में भी पढ़ा था, जब हम डोरमेंट कंपनी के प्रोविजन पढ़े तो उसमें लिखा था सीए का रोटेशन मत कराओ, तुम्हारी कंपनी में काम ही क्या हो रहा है, ठीक है, तो रोटेशन क्यों कराना। चलो, अब ये है वो इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कंपनी में ऑडिटर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म बोला जाता है। एक टर्म कितने साल का होता है? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर।
शेल नॉट बी एलिजिबल टू रीअपॉइंट, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते अब आप रीअपॉइंट नहीं होंगे। कब तक के लिए? अनदर 5 years के लिए। मतलब मैं अगर आईटेक्स में सीए हूँ, ऑडिटर हूँ, ऑडिट मैंने लगातार 5 साल के लिए किया, तो अब मुझे 5 साल का गैप लेना है, 5 साल के बाद फिर से आ सकती हूँ, लेकिन लगातार नहीं काम करूंगी, ब्रेक तो लेना पड़ेगा, रोटेशन होगा। अब इन्होंने कहा अगर आप एक ऑडिट फर्म हो तो आपको क्या अलाउ हो रहा है? 2 term, मतलब 5 5 साल के, पहला 5 साल वापस काम अच्छा लगा तो रीअपॉइंट कर लेंगे, लेकिन फिर से काम अच्छा लगा तो क्या कर पाएंगे? नहीं। नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंट आगे के उस सेम कंपनी में 5 साल, मतलब 10 साल के बाद आपको 5 साल का गैप लेना पड़ेगा। दोनों में फर्क बस ये है कि एक जगह सीए इंडिविजुअल काम कर रहा है और एक जगह फर्म के अंदर है, तो फर्म में पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये मैनेजेबल है। बात समझ में आ गई? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आओ, अब हुआ क्या, मेरी एक अलग फर्म है, अमृतांश की एक अलग फर्म है। सौम मेरी फर्म में भी काम करता है, अमृतांश में भी करता है। समझो वापस, मेरी फर्म अलग, अमृतांश की अलग, सौम दोनों में पार्टनर है, ठीक है। अब सौम मेरी कंपनी में जब मेरी फर्म में काम करता था, मुझे आईटेक्स का ऑडिट करने का मौका मिला। मेरी फर्म को, मेरी फर्म को 5 साल हो गई। कितने साल हो गए? 5 साल। अब क्या मैं वापस रिकंटिन्यू कर सकती हूँ? फर्म 5 साल फिर कर सकता है। अब 10 साल हो गए, क्या 10 साल के बाद रिकंटिन्यू कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो सौम ने कहा कि एक काम करते दीदी, मेरी दूसरी फर्म है उसको दे देते, अमृतांश की फर्म को काम मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलेगा। अगर दो दो फर्म का अगर कॉमन पार्टनर निकलता है तो भाई उस फर्म को भी नहीं जाएगा। जो फर्म ऑलरेडी करी थी उसके जितने पार्टनर है किसी अलग अलग फर्म में भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उन सारी फर्म को नहीं जाएगा। पर्पस क्या है? कि भाई इंडिपेंडेंट फर्म चाहिए थी ना हमें। हम कह रहे भैया ज्यादा सगा निकलेगा तो क्या करेगा? कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेगा, ज्यादा सगा हो जाएगा ना 5 साल में। अब सौम ने अपनी दूसरी फर्म को दे दी तो ये तो सगा है ना सौम, तो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल करेंगे, एक एडी एसोसिएट है, वॉज ऑडिटर, एबीसी कंपनी का एक ये फर्म है, ठीक है। देन उन्होंने बोला हैज रेंडर हिज सर्विस, कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। नॉट बी एलिजिबल, एक्चुअली में इनको लिखना था 2 term हो गया, रीअपॉइंट इवन इन केस ऑफ द, क्या लिखा है? मिस्टर डी पार्टनर है एडी एसोसिएट में भी और ऑल्सो पार्टनर है किसमें? एसडी कंपनी में भी। देयरफॉर एसडी कैन नॉट अपॉइंट एज ऑडिटर। इन्होंने कहा कि भाई दूसरी फर्म ने, अगर ये एग्जाम्पल को अगर मैं इसको सिंपल करूं, मेरी फर्म ने काम किया है, मेरा एक कॉमन पार्टनर 100 में है, वो अमृतांश की फर्म में है। अब आईटेक्स कंपनी मेरा टाइम जब खत्म हो जाता है तो अमृतांश की फर्म को नहीं देने वाली, जस्ट बिकॉज 100 में क्या है, उसमें कॉमन पार्टनर निकल रहा है। बात समझ में आ गई? पक्का? क्योंकि लॉजिक बस ऐसा ही है कि तुम जितनी ज्यादा एक कंपनी को, एक फर्म को रिप्रेजेंट करोगे तो उतनी ज्यादा दोनों के बीच का रिलेशन और पक्का होता जाएगा, और आपकी जो ट्रू फेयर व्यू हम बार बार जो बोलने की बात करते हैं वो खत्म होती जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए रोटेशन जरूरी है। नो ऑडिट फर्म कॉमन पार्टनर, ये लिखा है, टू दी अदर ऑडिट फर्म। कॉमन पार्टनर समझ में आया? चलो, ऑडिटर अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है। कंपनी को अच्छा नहीं लगा तो शोल्डर क्या कर सकते हैं? रिमूव। कुछ स्पेशल नोटिस याद आ रहा है कि डायरेक्टर पसंद नहीं आ रहा था, ऑडिटर, अक्सर दोनों के साथ सेम ही चलता है। डायरेक्टर ऑडिटर को दोनों को निकालना था तो शेयर होल्डर खुद से अलग से कंपनी को स्पेशल नोटिस भेज रहे थे, ठीक है। चलो, तो इन्होंने कहा कि भाई ऑडिटर खुद से रिजाइन दे सकता है, इन्हें कंपनी के शोल्डर भी निकाल सकते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। भैया 5 साल का ड्यूरेशन था, 5 साल के पहले इनको निकाल दिया, अगर काम अच्छा नहीं लग रहा तो हाँ निकाला जा सकता है। फर्म इंक्लूड, फर्म से मतलब हमारा क्या है? एलएलपी से भी है। जितनी भी प्रोफेशनल्स होते हैं, आप इंडिविजुअल काम कर सकते हो, आप अपनी क्या बना सकते हो? पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, आप अपनी एलएलपी बना सकते हो। कंपनी आपको बनाना अलाउड नहीं है, आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बॉडी कॉर्पोरेट बनाया तो आप क्या कहोगे? हमारी गलती थोड़ा ना है, कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी फंसेगी। और तुमको तो लॉ थोड़ा ज्यादा ही बनता है ना, तुम बात बात में किसको फंसाओगे? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को। तो इसलिए तुम फर्म हो, ठीक है। एलएलपी फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि एलएलपी में फिर भी पार्टनर है, ठीक है, लेकिन इन्होंने साफ बोल दिया हम आपको कंपनी बनने नहीं देंगे। क्लियर है? चले, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर समझो अब इसको। ऊपर वाला रोटेशन समझ में आया? ऊपर वाला रोटेशन क्या था? 5 साल के बाद चेंज करना है, इंडिविजुअल को 1 term और फर्म को 2 term। 1 term मतलब 5 years 5 कॉन्जिक्यूटिव, और 2 terms मतलब 5 5 मतलब 10, ठीक। चलो, अब इन्होंने बोला ऑडिटर को रोटेट करे,
मुझे लग रहा है मेरी कंपनी का ना अकाउंट्स बहुत ही फेयर होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, आप ही की फर्म, अमृतांश की ही फर्म लेती हूँ, और अमृतांश की फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसी फर्म में अमृतांश को मैंने कहा कि भाई आईटेक्स का जो ऑडिट है वो कौन करेगा, तो अमृतांश ने बोला दीदी मैं खुद करूंगा ना, मैंने कहा चलो बढ़िया। नेक्स्ट ईयर मैंने कहा अमृतांश तू नहीं करेगा, 5 साल के ड्यूरेशन की बात हो रही है, इन 5 सालों में, इन्हीं 5 सालों में 1 साल अमृतांश ने किया, फर्म इसी की है। फिर मैंने कहा इसी का दूसरा पार्टनर, इसी का दूसरा पार्टनर कौन है, सौम, सौम करेगा। मतलब मैं अपनी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, शेयर होल्डर चाहे तो ऐसे रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं जिस रेजोल्यूशन में वो ये बोलेंगे फर्म एक ही हो, इसके पार्टनर अलग अलग, हमारा ऑडिटर चेंज होता जाएगा। मेंबर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कंपनी का जो मेंबर है कैन प्रोवाइड द फॉलोइंग पासिंग अ रेजोल्यूशन, वो चाहे तो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया, फर्म एक ही है, उसके क्या हो रहे, पार्टनर्स बदल रहे, ठीक है। इन केस ऑफ द ऑडिट फर्म अपॉइंट बाय इट, हमने अमृतांश की फर्म को अपॉइंट किया, ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शेल बी रोटेड, मैंने क्या रोटेट किया, इनके पार्टनर को, इनकी टीम को बस रोटेशन करवा दिया, बात समझ में आ रही है। लेकिन फर्म 5 साल के लिए यही है, बस इसी में इन्हीं के अंदर के लोगों को बस रोटेशन करा, तो मेंबर चाहे तो ये भी करवा सकते। पहला पॉइंट क्लियर है, हाँ, मतलब कि है आपके डिलॉइट ही, आप डिलॉइट ही हो, लेकिन डिलॉइट का पहले किसने किया, अमृतांश ने, इसकी टीम अलग थी, फिर किसने किया, सौम्य ने, इसकी टीम अलग थी, बात समझ, लेकिन काम डिलॉइट को ही मिला है, डिलॉइट को नहीं बदला है हमने। पहला एग्जाम्पल, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, द ऑडिट शेल बी, क्या लिखा है, कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। अब मैं कह रही हूँ फर्म दूसरी है, एक ही आईटेक्स का ऑडिट दो अलग अलग फर्म कर रही है, मैंने कहा कि भैया एक अमृतांश की अलग है और एक शैली की अलग हो गई, क्या किया मैंने, क्रॉस चेक करवाया। मैं बहुत ज्यादा टू फेयर करना चाहती हूँ, तो अमृतांश ने जो ऑडिट कर लिया, मैंने कहा कि भाई मुझे एक और करवाना है, मैंने शैली की फर्म को भी फिर से ऑडिट करने को दिया, और दोनों ऑडिट को देखूंगी सब सही है कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, अकाउंट्स के इनके रिमार्क्स लिखूंगी, अपना ओपिनियन लिखा होगा कि भैया अकाउंट और बेटर कैसे होना चाहिए, गलतियां निकाली गई होंगी, तो मैंने बस क्रॉस चेक करने के लिए 2 बार करवाए। ऊपर वाला पॉइंट क्या बोल रहा था, फर्म ही एक ही है लेकिन इनके पार्टनर्स अलग है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, फर्म क्या है, दो अलग अलग फर्म से हम ये काम करा रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चा। मेंबर ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन, एक्ट का ख्याल रखना, एक्ट के ऊपर मत जाना, मेंबर, हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, रेजोल्यूशन पास कर कर एक ही फर्म के पार्टनर टीम को बदल सकते हो, या फिर आप एक से ज्यादा फर्म से अपना ऑडिट करवा सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, कंपनी में कौन है, ऑडिट कमेटी है, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी करेगी, ऑडिट कमेटी नहीं तो भैया बोर्ड करेगी। अब इन्होंने कहा भैया टाइम खत्म हो गया है, तो प्लीज टाइम खत्म हो जाएगा तो रिप्लेस करो, ये क्या वर्ड लिखा है जरा मुझे बताओ, इनकम्बेंट ऑडिटर, लिखो पुराना ऑडिटर, इनकम्बेंट मतलब क्या होगा, पुराना वाला, ठीक है, ओल्ड ऑडिटर, ठीक। अमृतांश आईटेक्स का ऑडिट कर रहा था, मैंने बोला कि आशी की अब ऑडिट फर्म को मैं दूंगी, टाइम खत्म हो गया ना 5 साल का, 10 साल का, 2 टर्म खत्म हो गए, 2 टर्म खत्म हो गए, तो अब मैं अपना काम किसको दे रही हूँ, दूसरे को, तो साफ उन्होंने बोला ऑडिट कमेटी चलो रिकमेंड करो वापस से, पुराना वाला जो है उसको रिप्लेस करो, उसकी जगह पे एक दूसरे को नया अपॉइंट करो, बात क्लियर है। लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ये काम कौन करेगा, बोर्ड इटसेल्फ, वो रिकमेंड करेगा, वो इनकम्बेंट ऑडिटर की जगह पे किसी और को लेकर जाए, तो ये सिंपल बात है। फिर से मैं रख सकती हूँ तुम्हें, तुमको 5 साल के बाद आ सकते हो तुम, अब वो कंपनी की मर्जी, काम अच्छा लगा कि वापस वो वेट करिए कब इसका खत्म होगा तो मैं दोबारा लेकर आऊंगी, उसका काम भी अच्छा लगा तो वापस उसको, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गैप बस लेते रहो, गैप में वो बस आपके रिलेशन को इन 5 सालों में तोड़ रही है, दैट्स इट, पर्पस उनका यही है कि ज्यादा सगे हो रहे थे आप, और 5 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन है यार, ठीक है, तो 5 साल में पूरी रिश्तेदारी सब खत्म हो जाएगी जो भी तुमने भाई बंदी बनाई है, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो सेम ये रोटेशन वैसे ही चलेगा जैसे फिर स्टार्टिंग के जो हम अपॉइंट करे थे वैसा, ठीक है, टाइम खत्म होते ही, क्लैरिटी है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, काम अच्छा लगा तो वापस रीअपॉइंट कर लो, लेकिन रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है काम अच्छा लगेगा तो, लेकिन एक्सेप्ट इन 5 सालों में, 5 साल होते ही हमें क्या दिखा, आप क्या हो चुके हो, 5 साल खत्म ना, आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, आपको तो गैप लेना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्म हो तो कर सकते हो, इंडिविजुअल हो तो नहीं। क्या लिखा है, तुमने अपनी इच्छा बताई कि भैया मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, जनरल रूल 5 साल के बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि अगर आप फर्म हो तो,
ठीक है। लेकिन सामने वाला क्वालिफाइड नहीं है या सामने वाले ने अपनी इच्छा बताई मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, अनविलिंगनेस बताई अपनी, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया भैया ये वाला ऑडिटर तो हमें नहीं चाहिए मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, स्पेशल नोटिस। यहाँ पे सेक्शन 139 का सब सेक्शन 9 खत्म। सब सेक्शन 10 क्या बोलता है, एट एनी टाइम एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड या फिर रीअपॉइंटेड। इन्होंने कहा किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बोल दिया उन्होंने, अपॉइंट नहीं होगा, रीअपॉइंट नहीं होगा, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू टू बी ऑडिटर। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके। अगर कोई ऐसी एजीएम थी जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं ऑडिटर का, नया वाला आया ही नहीं, तो फॉर द टाइम बिंग पुराना वाला ही आगे कंटिन्यू करेगा। बात समझ में आ रही है, ये तो ऊपर भी पढ़ा था। कैजुअल वैकेंसी खाली हो गया है तो प्लीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस दिन ऑफिस खाली हो गया, रिजाइन हो गया, जो भी वट सिचुएशन हो गई, कैजुअल वैकेंट हो गया, डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, तो 30 दिन का समय दिया, आपको तुरंत उसे फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन करने वाला ऊपर कैजुअल वैकेंसी समझ लो डेथ वाला केस, तुरंत डायरेक्टर तुम 30 दिन के अंदर अपॉइंट करो, क्योंकि डेथ हो गई है, अब क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन ऑडिटर ने रिजाइन किया, ऐसा क्यों? ऑडिटर बोल रहा है मेरी इच्छा नहीं हो रही इस कंपनी में काम करने की, रिजाइन, क्या कुछ गड़बड़ है क्या अंदर, प्लीज ऑडिटर जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बताओ। तो इन्होंने बोला अगर डेथ होती है तो डायरेक्टर तुम अपॉइंट करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेथ इंसान है, जाएगा एक दिन। लेकिन अगर रिजाइन कर रहा है तो बड़ी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ गड़बड़ है क्या, तो इसमें जनरल मीटिंग होगी और मेंबर के सामने पूरा का पूरा डिस्कशन होगा, मेंबर नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, सॉरी मेंबर नए ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब जहां बोला ना मेंबर को अपॉइंट करेंगे तो वो क्या होगा, वो याद रखना, वो क्या होगा, ईजीएम में होगा, ठीक है। ए और बी समझ में आए, डेथ होगी, कैजुअल वैकेंसी होगी तो कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर। लेकिन अगर रिजाइन किया तो फिर मेंबर सामने आएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑडिटर जल्दी से रिकमेंड करे, टिल मेंबर की मीटिंग कराओ, मेंबर में 3 महीने के अंदर अंदर जल्दी जल्दी मीटिंग कराओ, और मीटिंग में मेंबर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे और फिर नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, और उसकी बातें भी सुनी जाती है, वो भी बताएगा रिजाइन में, वो नोटिस वोटिस सारी बातें लिखी होंगी, ठीक है, कि क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा है एंड ऑल। चलो सी पढ़ो फटाफट, क्या बोलता है सी और डी तुम्हारा हुआ। हाँ बेटा, हाँ लेकिन पूरे 5 साल के लिए काम नहीं करेगा ना। आज एजीएम होनी थी, आज एजीएम में अमृतांश के 5 साल खत्म हो गए, अब मुझे नया अपॉइंट करना था, नया अपॉइंट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो ये अभी 4-5 दिन के लिए कंटिन्यू बस करेगा, 1-2 महीने के लिए कंटिन्यू करेगा, हमें लेकर आना ही है नया नया, मतलब इसके 5 साल और बढ़े नहीं जाएंगे, इसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, प्रेजेंट रहेगा, बोला जाएगा ये अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। सी पॉइंट क्या बोल रहा है बताओ, गवर्नमेंट कंपनी है तो टैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मल थी तो बोर्ड, ठीक है। डी पॉइंट क्या बोलता है, फिल दी कैजुअल वैकेंसी ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन में। अब इन्होंने ये पूरी समरी दी है, फर्स्ट ऑडिटर याद आ रहा है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर याद आ रहा है, पूरी समरी दी है, और कैजुअल वैकेंसी याद आ रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरा जो आपको ऊपर पढ़ाया उसको सम अप करके बताया। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है बच्चों, इसे खुद से रीड करोगे, यहां तक चीजें क्लियर है, बोलो मेरे होशियार बच्चों, पक्का। कुछ स्पेशल नोटिस सुना सुना सा लग रहा है, जल्दी से अभी के अभी रीड करोगे मार्किंग के साथ, आ जाओगे तुम लोग तो, है ना। चलो आओ, चलो स्पेशल नोटिस समझ में आया, ये तो रिपीट है ना बच्चों, क्या था स्पेशल नोटिस, डायरेक्टर को भी बोलता है, ऑडिटर को भी बोलता है, मेंबर बोल रहे हैं कि भैया नहीं कंटिन्यू करवाना है इससे, तो प्लीज मीटिंग कराओ और मीटिंग करवा कर इन्हें हटाओ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी भी आपने फटाफट पढ़ लिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एनसीएलटी के पास क्या है, पावर है, सुओ मोटो खुद से, या फिर एप्लीकेशन किसने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर एप्लीकेशन फ्रॉम दी कंसर्न पर्सन, जो भी पर्सन कंसर्न है उसने एप्लीकेशन दी। क्या एप्लीकेशन दी, भैया ठीक सा नहीं लग रहा है,
चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर, इस ऑडिटर को बदलना है। या तो एनसीएलटी को लगेगा कि हाँ ये ऑडिटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, एनसीएलटी खुद से एक्शन लेगा, इनको निकालेगा, चेंज करेगा। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे करेगा, या फिर किसी भी कंसर्न पर्सन की एप्लीकेशन आएगी तो वो इसे चेंज करेगा। मेंबर हो सकता है, कंसर्न मतलब कि स्टेक होल्डर बोल सकते हैं, जिसका भी कंपनी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई भी कंसर्न पर्सन से मतलब एवरीथिंग जो भी कंपनी को समझता है अपना और उसे टेंशन है कि ऑडिटर सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो। तो कैन डायरेक्टर कंपनी चेंज दी, वो डायरेक्शन देगा। कौन डायरेक्शन देगा? एनसीएलटी डायरेक्शन देगा कि चेंज करो इफ सेटिस्फाइड दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्ट इन दी फ्रॉडुलेंट। ये जो ऑडिटर है क्या काम कर रहा था? फ्रॉडुलेंट मैनर में। या फिर क्या लिखा है? अबेटेड मतलब क्या होता है? एनकरेज करना, किसी और को भड़काना, खुद नहीं कर रहा था, किसी और के कंधे पे है ना बंदूक रख रहा था। ठीक है, क्लाउड मतलब सब सेम, भड़काना एंड ऑल, बाय दी फ्रॉड रिलेशन टू कंपनी या फिर इट्स डायरेक्टर और ऑफिसर। ठीक, पहला पैराग्राफ समझ में आया? पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? कोई भी ऑडिटर गलत काम करता हुआ दिख रहा है तो एनसीएलटी खुद एक्शन लेगा, या फिर सीजी की रिक्वेस्ट पर, या किसी भी कंसर्न पर्सन की रिक्वेस्ट पर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द कंपनी बीइंग मेड बाय दी, अगर एप्लीकेशन किसने दी है? अगर एप्लीकेशन किसने दी है? सीजी ने एप्लीकेशन दी थी। एनसीएलटी सेटिस्फाइड है कि हाँ ऑडिटर को चेंज करना चाहिए, रीजन उनको सही लग रहा है, तो इट शेल बी कितने दिन? 15 days of the receipt of the application make the order कि auditor shall not function as an auditor of the company, central government appoint another auditor। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट another auditor appoint करेगा। this will happen only when the application made by the CG not by the any other person। ये वाला पैराग्राफ क्या बोला? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी थी तो एनसीएलटी को भी लगा हाँ सही बोल रही है, हमें निकालना चाहिए इस ऑडिटर को, सही से काम नहीं कर, तो 15 दिन के अंदर सीजी को बोलेगा कि नया ऑडिटर आप अपॉइंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है? हाँ, लिख रहेगा सीजी की रिक्वेस्ट आई है हर कंपनी की, सीजी की रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। वापस 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 हम क्या पढ़ रहे हैं? आईटेक्स में ऑडिट सही तरीके से नहीं चल रहा है, सीजी ने एप्लीकेशन भेजी है। नहीं नहीं, सीजी अपना रिकमेंडेशन दे रहा है, अभी कैग वैग नहीं। कैग कब आता है? जब सरकारी कंपनी हो। कैग तक कब आएगा? जब सरकारी कंपनी हो। आईटेक सरकारी नहीं है, सीजी ने बोला कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है इसमें, तो वो अपॉइंट करवाएंगे। विद द ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल फर्म अगेंस्ट हुम द फाइनल ऑर्डर इज अफर्मेड, जो भी ऊपर बोला, पास बाय द एनसीएलटी, दिस सेक्शन शेल बी नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट। अब वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ताला लग जाएगा उसमें, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। फॉर द ऑडिटर ऑल्सो बी लाइबल, इन्होंने बोल दिया सेक्शन 447, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 447 बोलता है मिनिमम जेल, बहुत खतरनाक पनिशमेंट है। मिनिमम जेल कितनी होगी? 6 महीने की, और मैक्सिमम 10 साल। 10 साल तक आप जेल की हवा खा सकते हो। ये 447 बहुत खतरनाक पनिशमेंट होती है। ठीक है, विच प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर द फ्रॉड। फ्रॉड का केस लगता है, सेक्शन 447 फ्रॉड के केस में भेजता है, मिनिमम 6 महीने की जेल जाएगी और मैक्सिमम जाएगी 10। अब वो डिपेंड करेंगे ऑडिटर का कितना गलत काम है। ठीक है, it has been clarified that explanation the firm is appointed as auditor company, liability shall be the firm, every partner who act fraudulently manner। अब ये जो भी है ये सब भी फंसेंगे। the company or its director officer shall be liable, not eligible to be appoint auditor। अब वो 5 साल तक के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? हेडिंग वापस जाओ, क्या बोला? एनसीएलटी की पावर क्या है? एनसीएलटी या तो खुद से निकालेगी ऑडिटर को सीजी की रिक्वेस्ट में, या फिर कोई भी कंसर्न पर्सन। ठीक है, यस, अगर ऐसी रिक्वेस्ट आती है, एनसीएलटी भी सेटिस्फाइड होता है, तो वो नए ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात करेगा। सीजी ने अगर की थी रिक्वेस्ट तो सीजी को बोला आप खुद से रिकमेंड करो, बाकी एनी अदर केस में एनसीएलटी अपनी तरफ से प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? चलिए, ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं, ऑडिटर को निकाल रहे हैं, चलिए निकाल देते। इन्होंने कहा, एक मिनट, वो रिमूवल था कि रिजाइन था? रिमूवल। पहले रिमूवल समझो, रिमूव क्या होता है? निकालना। रिजाइन मतलब खुद से जा रहा है। ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है 139 में, जो हमने इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ी, रिमूव हो सकता है टाइम से पहले, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब आप यहां मीटिंग में ऑडिटर को उसका काम अच्छा नहीं लगा तो यहां भी आप एसआर पास कर सकते हो, या फिर याद करो एजीएम में आप क्या कर सकते हो, अभी जो हमने पढ़ा, नोटिस देख के भी निकलवा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास। आफ्टर ऑब्टेनिंग दी प्रायर अप्रूवल, आपको बस पहले क्या करना पड़ेगा?
सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भैया इसको निकालना है एसआर के थ्रू, ठीक है। ऑडिटर जो भी अपॉइंट हुआ है टाइम से पहले निकाल रहे हो तो प्लीज पहले सीजी की अप्रूवल लो, एक एप्लीकेशन भेजो सीजी को, वहां से रिप्लाई आना चाहिए 30 डेज। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकाल रहे, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला हम इसे निकाल रहे, सीजी की परमिशन लो, फिर जनरल मीटिंग कराओ और इनसे एसआर पास कराओ कि हम निकालना चाहते हैं, आप भी एग्री कर रहे हो, उसकी गलतियां बताओ, उसकी दिक्कतें बताओ, जो भी मैटर है कि हमें इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो यस एसआर पास करके ये काम आसानी से हो जाएगा। कंपनी होल्ड दी जनरल मीटिंग कितने दिन के अंदर, जैसे ही आपका होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, आपने क्या किया 30 डेज के अंदर सीजी से परमिशन ली, जल्दी से जल्दी मीटिंग कराओ और फिर उस मीटिंग में एसआर पास कराओ। ऑडिटर को एक मौका दिया जाएगा, जब उसे निकाला जा रहा होगा तो ऑडिटर अपनी बातें रखेगा, शायद हो सकता है कि उसके लिए अफवाहें हो जिसे वो उसे है ना ठीक करने का एक मौका दिया जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, बच्चा रिमूव किया जा रहा है ना तो सामने वाले की बात सुनी तो जाएगी। क्लियर है? केसेस है, पेनल्टी लगी है उस पर, हेडिंग बताओ अब क्या हो रहा है, रिजाइन में क्या होगा, अब उसकी इच्छा नहीं कर रही है काम करने की, ठीक है। चलो, ऑडिटर यस रिजाइन कर सकता है, फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म अभी याद करने की जरूरत नहीं है। दो केस है, या तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी या तो आपकी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर प्लीज जिस दिन से आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन, ठीक, रेजिग्नेशन का एक आप स्टेटमेंट फाइल करोगे, कंपनी को भी बताओगे और आरओसी को बताओगे अब मैं इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आईटेक्स को बताऊंगी मैं नहीं करूंगी एज ऑडिटर काम यहाँ, और आरओसी को भी इन्फॉर्म करूंगी। अगर मेरी नॉर्मल कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो साफ उन्होंने बोला ठीक है सेम 30 डेज, आप कंपनी को भी बताओ आरओसी को भी बताओ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, आपको किसको बताना पड़ेगा, कैग को भी, क्योंकि सरकारी कंपनी, ठीक है। और अगर आपने नहीं बताया, बताने से चूक गए तो लगेगी आप पे भारी भरकम पेनल्टी। जरा पढ़ के बताओ पेनल्टी कितनी है, 50,000 या फिर ऑडिटर कितना रेम्यूनरेशन मिलता था, लाखों मिलते थे, उतनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। विच एवर इज लेस, नहीं कितनी लगेगी, 50 लगेगी, लेस बोल दिया ना, क्यों कम लगाई, ज्यादा लगानी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है कम लगानी चाहिए ज्यादा लगानी चाहिए? अगर हम, वेरी गुड, क्योंकि तुम लोग तो ऑडिट करोगे ना, ये सीए है, आगे चल के सीएस का भी तो आएगा, अभी सेक्रेटेरियल ऑडिट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या चाहोगे, तुम तो ऑडिटर हो ना, अपने हक के लिए करो, कहाँ इतना फेयर हो रहे हो, है ना। चलो, अगर लगातार फेल होते गए हो तो फर्दर पेनल्टी कितनी बढ़ जाएगी, 500 रुपए हर दिन का, आफ्टर फर्स्ट जब भी फेलियर कंटिन्यू हुआ, लेकिन 2 लाख से हम ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, अरे इतना तो ऐसे निकल आएगा, है ना, नलायको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, नेक्स्ट क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रेम्यूनरेशन ठीक है डिसाइड कर लेना, इन्होंने कहा फर्स्ट जनरल मीटिंग जब होगी बोर्ड में डायरेक्टर फिक्स, फर्स्ट ऑडिटर और मेंबर्स के सामने रेम्यूनरेशन भी बताया जाएगा, ठीक है, तो मीटिंग में हर चीज डिस्कस होती है। नीचे आएंगे डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट, जो ऑडिटर है ना वो ये सारे काम नहीं करेगा। देखो लिस्ट में क्या क्या लिखा है, ये सारे सर्विसेज वो नहीं देगा, कौन कौन से सर्विसेज नहीं देगा, वो अकाउंटिंग नहीं करेगा, बुक कीपिंग सर्विस नहीं करेगा, कुछ अजीब नहीं लग रहा है बच्चों, ऑडिटर है, ये वाले काम अंदर के सीए के, तुम तो प्रैक्टिसिंग की बात कर रहे हैं हम, प्रैक्टिसिंग सीए होता है ना ऑडिट, तुम कंपनी के अंदर के अकाउंट्स बनाओगे क्या, तुम कंपनी के अकाउंट नहीं बनाओगे, तुम संभाल के नहीं रखोगे, तुम इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे, तुम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं करोगे, एक्चुरियल सर्विस नहीं दोगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, बैंकिंग सर्विस नहीं, रेंडर आउटसोर्स सर्विस नहीं, मैनेजमेंट सर्विस नहीं, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस। भैया तुम ऑडिट करने आए हो, तुम तो एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, तुम ही अगर अंदर का भी काम कर रहे हो तो तुम तो अपने ही काम को चेक करोगे और तुम्हें तुम्हारा काम तो हमेशा सही लगता है, इट इज जस्ट लाइक का तुम्हें तुम्हारी टेस्ट कॉपी का आंसर तो सही लगता है कि हमने क्या गलत किया, सेम यही। वेरी गुड, एक्चुरीज कुछ याद आ रहा है, सुना सुना सा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स डेटा, डेटा इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है कि आपकी कंपनी है ना का रिसर्च काइंड ऑफ करता है वो कि आगे क्या रहेगा, और उस डेटा को निकाल के आपको रिकमेंड करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो आप अगर इस कंपनी के सगे हो, इंटरनल इतने सारे काम कर रहे हो, तो ऑडिट क्या करोगे तुम, तो एक ऑडिटर ये सारे काम नहीं करेगा, और ये सारे काम किस कौन सी है, इंटरनल काम की लिस्ट है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन 141, 139 इंपॉर्टेंट था जो अपॉइंटमेंट बताता है, 140 क्या था,
रिमूव और रिजाइन करना, ठीक है, रिमूव और रिजाइन, इसी में स्पेशल रेजोल्यूशन था। नीचे आ गए हैं अब हम 141 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 141 बताता है कौन एलिजिबल है, कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओनली क्या लिखा है, सीए ही करेगा क्योंकि फाइनेंस की बात हो रही है। सीए में भी उन्होंने बोल दिया या तो वो क्या होगा इंडिविजुअल, या तो क्या होगी उसकी फर्म। फर्म में एलएलपी भी इंक्लूडेड है। ओनली पार्टनर्स हु आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म में भी कौन होगा, सीए ही होगा जो साइन करेगा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें सीएस नहीं आएगा, सीएमए नहीं आएगा, कोई लॉयर नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा ऑडिट करने का राइट बच्चा सीए को ही होता है। लेकिन हमने एक एओसी 4 पढ़ा था, क्या था वो एओसी 4? कंसोलिडेटेड होता है क्या? एक एओसी 4 होता है, एक एओसी 4 कंसोलिडेटेड अलग होता है, एक एओसी 4 एक्स बी आर एल, एक्स बी आर एल, ये अलग होता है, सिंगल कंसोलिडेटेड थोड़ा ना होता है, ठीक है। ये फॉर्म जो होता है, ये अंदर का एक सीएस था, होल टाइम सीएस, वो फाइलिंग करता था। मैंने बताया था कि अभी फाइलिंग का ही टाइम चल रहा है, जनरल मीटिंग हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब ये फॉर्म जा रहा है। लेकिन जनरल मीटिंग से पहले क्या हुआ होगा, पहले अकाउंट्स बने होंगे। जैसे 31 मार्च हुआ होगा, जैसे 31 मार्च हुआ होगा, क्या किया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रैल से बनना चालू। कौन कर रहा होगा, अंदर का सीए, अंदर का सीए। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबके साइन लग रहे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएसबी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन किया कि भैया हाँ सब ठीक लग रहा है। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबने देख लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देख लिया, अब ये भेजा जाएगा किसको, प्रैक्टिसिंग सीए को, ऑडिटर को, कि भैया देख चेक कर, हमने तो अपना बेस्ट दिया है, सही बनाए। अब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। उस ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क लिखेगा क्या क्या गड़बड़ियां लगी। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट और प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट ये प्रेजेंट की जाएगी कहां पर, एजीएम में। और एजीएम में एक बार प्रेजेंट कर दिया, सारे मेंबर शेयर होल्डर को दिखा दिया विद ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इससे पहले एजीएम से पहले क्या हो चुका है, ऑडिटिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद मीटिंग हो गई, शोल्डर को दिखा दिया, अब रजिस्ट्रार आरओसी को हम भेजते हैं वो वाला फॉर्म जो अभी एओसी 4 मैंने आपको बताया। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अंदर के सीए ने अकाउंट्स प्रिपेयर किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, सीएस, चेयरपर्सन, डायरेक्टर, जिसने भी, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, ये सब साइन कर लेंगे। सब देख लो, सारे ऑफिसर देख लो, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सबने देख लिया। चलो अब बाहर के सीए को दे दो, अब ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद कुछ गड़बड़ निकली, रिमार्क दिखा, बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखो, और बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीनों मिलाकर मिक्स कर एजीएम में मीटिंग का जब नोटिस आ रहा था घर पे पहुंचा दो। मीटिंग में आके डिस्कशन होगा और फाइनली यहाँ पे सब अप्रूवल देंगे, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हिसाब से सब सही है। अब एओसी 4 कहाँ जाएगा, आरओसी बस। प्रोसेस समझ में आ रही है पक्का? तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि भाई ऑथराइज टू एक्ट साइन ये सब सीए ही होने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा काम सीए का है, एओसी 4 फाइलिंग बस कर रहे हैं, आरओसी को बता रहे ये काम हो चुका है हमारा सब। क्लियर बच्चों, पक्का? चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, डिस्क्वालिफिकेशन, किसे आप ऑडिट करने नहीं दोगे। अब मेरे सामने बहुत सारे, तुम सब ऑडिट की फॉर्म हो, तुम सब मेरी ऑडिट की फॉर्म हो, ठीक है। चलो फॉलोइंग पर्सन नॉट बी एलिजिबल, नीचे कुछ लिख दे रखी है, ये लोग नहीं बनेंगे। क्या लिखा है पहला, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को आप ऑडिट नहीं करने दोगे, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, या तो इंडिविजुअल, या तो फर्म, या तो एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। इसलिए जितने भी बिग फोर्स है वो सब डिलॉयट विलॉयट क्या है, फर्म्स है सब, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउड ही नहीं है, एक्सेप्ट क्या लिखा है, एक को अलाउड है, दैट वाज एलएलपी। ऑफिसर एम्प्लॉय, समझना समझना समझना, हम उस फर्म को नहीं देंगे, उस सीए को नहीं देंगे जो ऑलरेडी हमारी आईटेक्स कंपनी में क्या था, ऑफिसर था, एम्प्लॉय था। आईटेक्स कंपनी में ऑलरेडी कोई ऑफिसर एम्प्लॉय है, आज ऑफिसर एम्प्लॉय है, हमने कहा ठीक है काम कर, ऑफिसर एम्प्लॉय छोड़ दे, अब तू आ जा ऑडिट करने आ जा, नहीं कर सकता। अपने ऑफिसर एम्प्लॉय को ऑडिटर नहीं बना सकते, क्योंकि उसी ने तो अकाउंट्स बनाए हैं, अब उसी ने अकाउंट्स बनाए, उसी से चेक करा रहे हो। पहले दो समझ में आ गए। तीसरा, पर्सन हु इज अ पार्टनर या फिर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, कहां से रिश्ता निकला, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अमृतांश ने अपने भाई अपनी दीदी की फर्म को पकड़ा दिया। अमृतांश यहाँ हाईटेक्स में काम करता था, इसने क्या किया, अपनी भाई या दीदी वाली फर्म को बोला कि भैया ऑडिट करो, मतलब इसी का काम चेक कर रहे ना, तो रिलेशन में आ गए, सगे हो गए।
रिलेटेड पार्टी कुछ याद आ रहा है? हमने रिलेटेड पार्टी पढ़ा है तो सारी वो सारी चीजें जो पढ़ी थी, यही सारी चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसे सीए नहीं बनाओगे, कौन ऑडिट हमारी कंपनी का नहीं करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं करेगी, करेगी तो एलएलपी। दूसरा, जो आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो, उसे भी अलाउड नहीं है। तीसरा, ऑफिसर एम्प्लॉय का क्या है, पार्टनर है कोई, ठीक है, या फिर साथ में काम करता है एम्प्लॉयमेंट, तो कुल मिलाकर कॉमननेस अगर आएगा तो फिर नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट रीड करेंगे अच्छे से, वो पर्सन नहीं करेगा जो खुद या फिर उसका रिलेटिव, या तो वो खुद या तो उसका रिलेटिव पार्टनर है और वो साथ में क्या होल्ड करके बैठे, खुद भी नहीं और उसका रिलेटिव भी नहीं। अगर अमृतांश मेरी कंपनी में शेयर होल्ड करके बैठा है, इस ये मेरा ऑडिट नहीं करेगा और इसका रिलेटिव भी नहीं। लेकिन नीचे आ जाओ, रिलेटिव ना शेयर होल्ड कर सकता है, कितना, 1 लाख तक का। इन्होंने बोला अमृतांश ने अगर होल्ड किया ना, 1 रुपया भी किया तो ये नहीं करेगा, लेकिन इसके रिलेटिव ने अगर किया है तो ये कर सकता है। लेकिन उसका रिलेटिव के पास शेयर कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 50,000 रिलेटिव ने होल्ड करके रखा है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख से ज्यादा नहीं। इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग द सिक्योरिटी, मान लो गलती से अमृतांश ने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए और उसी कंपनी का ऑफर आ जाता है कि आओ हमारी कंपनी में ऑडिटर बनो। अमृतांश को लग रहा है कि नहीं यार, ऑडिटर बनना ज्यादा फायदेमंद है, शेयर वेयर तो छोड़ देना चाहिए। तो ठीक है, हम आपको समय दे रहे। ऑडिटर को कितने दिन का समय दिया, 60 डेज का, अपने एक्शन को करेक्ट कर लो, मतलब वापस शेयर भेज दो 60 डेज के में और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, आपके पास शेयर नहीं होने चाहिए, मैं इसको अपॉइंट करना चाहती हूँ, इसके पास शेयर नहीं होने चाहिए, इसके रिलेटिव के पास भी नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव के पास मिनिमम 1 लाख हो सकते, मिनिमम बोलू, मैक्सिमम 1 लाख हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर अमृतांश ने ले रखा है तो 60 डेज के समय में ये अपनी गलती को ठीक कर सकता है, अपना या फिर रिलेटिव जिसका भी करवाना हो। क्लियर है बच्चों, कुछ याद आ रहा है? सिक्योरिटी, एक हेडिंग होगी आपकी सिक्योरिटी, दूसरी हेडिंग होगी आपकी उधार इनडेट की, और क्या होगा, गारंटी। अमृतांश के पास सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, अमृतांश मेरी कंपनी को उधार नहीं देगा, अमृतांश मेरी कंपनी को गारंटी नहीं देगा। अगर ये सारी चीजें वो देता है तो मेरी कंपनी में वो ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें ऑडिटर एकदम इंडिपेंडेंट चाहिए, कहीं से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन पहला हमने एक्सेप्शन पढ़ा, इसका रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है 1 लाख तक का, और अगर कोई गलती होगी तो 60 डेज में करेक्ट करने का मौका। यहां तक क्लियर है? अगर एनी पर्सन, अ पर्सन हु इज रिलेटिव या फिर पार्टनर, रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, अमृतांश का रिलेटिव या उसका पार्टनर उधार देता है, किसको उधार देता है, मेरी कंपनी को, मेरी सब्सिडी कंपनी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को, याद आ रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के वो जो पॉइंट्स पढ़ते थे। एक्सेस कितना, मतलब 5 लाख तक का उधार दिया जा सकता है। कितना उधार दिया जा सकता है, 5, कंपनी है 5 में क्या ही होगा, ठीक है। तो नॉट बी एलिजिबल टू पॉइंट, अगर 5 से ऊपर जाता है तो, उससे कम तो अलाउड है। गारंटी दे दिया कितने तक के अमाउंट का, 1 लाख यार, कुल मिलाकर 1 लाख से कम की सिक्योरिटी होल्ड की जा सकती है, 5 लाख से कम का उधार दिया जा सकता है, और 1 लाख से कम की गारंटी दी जा सकती है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे दैट मीन्स क्या होगा, अलाउड नहीं है। क्लियर है बच्चों, पक्का पक्का। अ पर्सन और अ फर्म बिजनेस रिलेशन, अगर जिस पर्सन, जिस फर्म को मैं अपॉइंट करने का सोच रही हूँ उनके आईटेक्स के साथ बिजनेस रिलेशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन बिजनेस रिलेशन मतलब कंस्ट्रक्ट एनी ट्रांजेक्शन फॉर अ कमर्शियल पर्पस, लेकिन नीचे एक्सेप्शन है, मतलब इसमें अलाउड है। वो बिजनेस रिलेशन क्या है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, ये ऑडिटिंग की ही जो फर्म की जो सर्विस है ये क्या है, ये बिजनेस रिलेशन है, इन्होंने कहा यही तो काम करने आए हैं, इसके अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए, ये वाला तो रिलेशन चलेगा ना, इस काम के लिए आए हो। दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट दी, क्या कर रहे हो, आर्म लेंथ प्राइस, जरा बताओ मुझे, आर्म लेंथ फेयर प्राइस, द सेल ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस टू द ऑडिटर, ऑडिटर एज अ कस्टमर, ये भाई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है, अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है तो भैया आर्म लेंथ प्राइस में खरीदता है, तो फिर ये भी चलेगा, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। बाई कंपनीज इंगेज इन द बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन, अब एग्जाम्पल देके बताया, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एयरलाइन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गए, एनी अदर सिमिलर बिजनेस। आप खुद सोचो, जो कंपनी इन सब लाइन में काम करी है उनका तो भाई ऑडिटर तो हो सकता है ना, क्लाइंट हो, कस्टमर हो, तो फिर उन्होंने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फेयर प्राइस में दे रहे तो फिर अलाउड है। अमृतांश
हमारा होटल लाइन है, अमृतांश हमारा एक प्रीमियम कस्टमर है, ठीक है, वो आकर प्रॉपर होटल वोटल यूज करता है। तो अब तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और प्राइजेस जो बाकियों की लगती है सेम इसको भी प्राइस वही लगता है। तो यस, ये हमारी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। हमारी कंपनी के अमृतांश के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कमर्शियल रिलेशन नहीं होने चाहिए। दो एक्सेप्शन, पहला जो ये सीए की सर्विस देने आ रहा है ये अलाउड है, और नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, और फेयर प्राइस है, तो फिर अलाउड है। समझ में आ रहा है? पक्का? नीचे वाला पॉइंट तुम पढ़ोगे, पढ़ो अभी ये येलो कलर का हाइलाइटर। वेरी गुड। क्या हम अपने ही डायरेक्टर को, अपने ही एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉय को, जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर के एमपी है, पर्सन हु इज रिलेटिव सॉरी डायरेक्टर, या फिर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर के एमपी, भैया रिलेटिव से करवाओगे क्या? नहीं अलाउड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और वो फुल टाइम काम कर रहा है, या पर्सन या पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट इट्स ऑडिटर एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑडिटर मोर देन, क्या लिखा है, एक पर्सन एक बार में 20 कंपनीज का ही ऑडिट कर सकता है। नहीं तो काम का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, हर किसी की लिमिट होती है तय। वापस, एक सीए कितना ऑडिट कर पाएगा? कुछ डायरेक्टर याद आ रहा है? एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप? 20, लेकिन उसके भी बाइफर्केशन थे, पब्लिक प्राइवेट ये सब, है ना? अब मेरी बात थोड़ा समझना, सीए कितने ऑडिट कर सकता है एक बार में? 20 कंपनीज के। इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म बनाता है, क्योंकि जितने पार्टनर्स बढ़ाता जाएगा उतनी ऑडिट की लिमिट बढ़ती जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं जितनी बड़ी फर्म उतना ज्यादा काम। डिलॉयट एक फर्म है, बहुत पार्टनर्स है उसमें, तभी वो इतना सारा काम उठा पाती है। दोनों का, सब नहीं, पर पार्टनर की बात हो रही है ना, पर सीए की बात हो रही है। मैं अकेले कितना 20, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगी, तुम्हारी लिमिट मिल जाएगी। लोग पार्टनर बनाते ही इसीलिए है कि लिमिट बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा? क्योंकि एक बार में ज्यादा करोगे तो किसी का भी क्वालिटी वाइज काम अच्छा नहीं दे पाओगे आप, इस कारण से लिमिट करना जरूरी। क्लियर है? हाँ, वही वही, वैसे भी बर्डन है। अब तुम तो काम के चक्कर में कितने भी उठा लोगे ना, तो एक लिमिट बसता है करी, लेकिन इसके भी फिर डिटेल होती है। जैसे 20 कंपनी के डायरेक्टर, तुम अगर डायरेक्टर का याद करो, डायरेक्टर में क्या था, लिस्टेड में भी पब्लिक में भी, और जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो वो अलग लिमिट कर सकते कि नहीं भैया तुम हमारे इसमें आए हो ना, तो कहीं और नहीं जाना, जाओगे तो चलो एक अलाउड है, दो अलाउड है, जो वो बोले। तो भाई ऐसा आएगा ना, सेम ये भी तो यही करेंगे कि भाई तुम इतना काम करो। इसलिए जितनी बड़ी फर्म होती है उनमें लोग ज्यादा है तो भरोसा कर किया जाए, लेकिन एक बंदे में तो इतना भरोसा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो नीचे, प्राइवेट कंपनी इज इनएलिजिबल टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर in case of the private company। अगर कंपनी प्राइवेट है, a person is ineligible to appoint as an auditor if such person partner at the date of such appointment, reappointment, holding appointment as auditor more than, क्या लिखा है, 20 कंपनीज, अदर देन 1 पर्सन। इन्होंने कहा हम काउंटिंग जब करेंगे तो हम किसकी काउंटिंग नहीं करेंगे? ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पेडअप जिसका क्या है, लेस है पेडअप कैपिटल, ये डायरेक्टर जैसी ही बातें कर रहे हैं कि भाई हम जब कैलकुलेट करेंगे पर्सन इनएलिजिबल है, हम 20 कंपनीज की जब काउंटिंग कर रहे हैं, तो 20 कंपनीज की काउंटिंग में हम क्या क्या काउंट नहीं करेंगे? ओपीसी को मत काउंट करो, और किसको काउंट नहीं करो? डोरमेंट कंपनी। जब हम वहां भी पढ़े थे डायरेक्टर, 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो उसमें भी ऐसी बातें थी, भैया डोरमेंट कंपनी क्यों काउंट करोगे, कुछ काम थोड़ी ना उधर, ना डायरेक्टर का काम है ना ऑडिटर का काम है। ठीक है, तो उनकी काउंटिंग में इन्हें काउंट किया नहीं जाएगा, और वो प्राइवेट छोटी कंपनीज को भी काउंट नहीं किया जाएगा जिसका पेड अप कैपिटल क्या है, मतलब 20 से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 20 बड़ी, बाकी सब क्या है, ये सारी चिल्लर वाली। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, उसमें उतनी डिटेलिंग नहीं है, नहीं है। हिमांशी कल आई थी क्या क्लास? टेस्ट दिया था ना, देकर जाना आज, ठीक है? नहीं तो आज मैं किसी को बैठने नहीं दूंगी। चलो, समझ में आ गया? पर्सन, पर्सन क्या है? कन्विक्टेड बाय कोर्ट। एक पर्सन है, कोर्ट ने उसे सजा दे दी है फ्रॉड की, द पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट बीन, क्या बोला है बताओ? 10 साल का गैप चाहिए अब हमें।
अगर कोर्ट ने किसी को कन्विक्टेड पाया है, वो मुजरिम है, साफ उन्होंने बोल दिया। ऑफेंस कौन सा वाला था? फ्रॉड का केस था भैया। तुम सीए ऑडिटर फ्रॉड के केस में गए हो, कन्विक्टेड भी पाए गए हो, ऐसे नहीं कि बस एलिगेशन था, कन्विक्टेड हो, तो भाई आप 10 साल तक, कन्विक्शन के 10 साल तक का गैप लो, उसके बाद देखेंगे। हाँ, अदर दिन पनिशमेंट, पनिशमेंट के बाद, पनिशमेंट पहले खत्म होगी, फिर 10 साल का गैप, फिर तो उसका पूरा समय निकल जाएगा। ठीक है। पर्सन इज डायरेक्टली क्या लिखा है? इनडायरेक्टली। ये सारी सर्विसेज जो इधर दे रखी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेल इंक्लूड, अगर वो इंडिविजुअल है तो आइदर हिमसेल्फ या फिर उसका रिलेटिव या फिर एनी अदर पर्सन। क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, हुज नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड यूज। कुल मिला के उन्होंने ये बोला कि भाई कोई भी पर्सन हु इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारी अगर सर्विसेज दे रहे हो, तो एज एन इंडिविजुअल अगर सर्विसेज दे रहे हो, एज एन फर्म दे रहे हो, तो भैया सब कुछ आपका है, आप इस कंपनी में रिलेट करते हो, तो आप कैसे इसमें आ पाओगे? मैंने कहा आईटेक्स मेरा ही है, आईटेक्स मेरा है या मेरे रिलेटिव का है या मेरे पार्टनर्स से मिलकर है। तो कुल मिला के अगर सीन ऐसा है तो कैसे कैसे मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगी? बात समझ में आ रही है? बोलो। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स देके बताया है, एग्जाम्पल एक बार रीड करेंगे और रीड करना कंपलसरी है। 141 फाइनली, पर्सन जो अपॉइंट है एज अ डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ही इज वेकेट हिज ऑफिस और डीम टू बी कैजुअल वैकेंसी, और उसे फिल करना पड़ेगा। नॉर्मल कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो कौन फिल करता है? बोर्ड रिकमेंड करेगा, मेंबर के सामने रखेगा। सीजी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कंपनीज में आती है तो कैग 30 डेज के अंदर। बात समझ में आ रही है? पक्का। यहां पर 141 हुआ ओवर। यहां पे चीजें क्लियर है? कौन सा वाला? ये वाला? कोई हाँ, ये कौन सा? ये वाला, ये पैराग्राफ, यही है। चलो रीड करो वापस। पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर, नीचे जो भी सर्विसेज दे रखी है, नीचे एक सर्विसेज की लिस्ट है। अगर आप ये सर्विस देते हुए पाए जाते हो तो आप उस कंपनी में क्या नहीं करोगे? ऑडिट नहीं करोगे। अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर अगर आप फर्म हो। सब कलर हो गया, 2 मिनट, है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा मार्क कर रही हूँ। चलो, अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर अगर आप फर्म हो, या तो खुद या तो आपका रिलेटिव या फिर एनी अदर पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड एसोसिएटेड हो, क्या सर्विस दे रहे हो आप? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हो आप उस कंपनी को, उस कंपनी को कंट्रोल करते हो। हुज नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड इज यूज ऑफ सच इंडिविजुअल, मेरा ही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये आईटेक्स मेरा है, आईटेक्स में मैं कंट्रोल करती हूँ। ये ब्रांड मेरा है, मेरा है, मेरे रिलेटिव का या मेरे पार्टनर का है, तो बच्चों मैं क्या आईटेक्स में आकर ऑडिट कर पाऊंगी? नहीं। तो पहला केस इंडिविजुअल और दूसरा केस फर्म, दोनों में सेम चीजें लिखी है ना। एज ए इंडिविजुअल से भी कोई रिश्ते नाते नहीं, और किसी फर्म में इन्होंने बोला ना इटसेल्फ ना एनी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का भी कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा सगे कहलाओगे कंपनी के और उस कंपनी में आप इनएलिजिबल हो। बात समझ में आ गई? पक्का। फटाफट एक क्विक रिवीजन जो अभी तक पढ़ा। स्टार्ट किया हमने कहां से? सेक्शन 139। 139 बोलता है ऑडिटर को अपॉइंट करना है। अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो क्या करना है? नॉर्मल कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी? नॉर्मल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूरेशन 30 डेज, कहां से? रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर है ना। और ये क्या बोल रहा है? 90 डेज कहां से? जब भी 30 डेज खत्म होते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट 90 डेज। चलो, ये तो ये नॉर्मल कंपनी। जरा मुझे सरकारी कंपनी के बारे में बताओ भाई। कैग बोर्ड मेंबर 60 30 60 क्लियर है? ये तो था फर्स्ट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या सीन था? 180 डेज, हर साल की बात हो रही है। और भाई नॉर्मल कंपनी में क्या बोला? फर्स्ट एजीएम से, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया? अगर इंडिविजुअल है तो कितने समय तक काम करेगा? फर्स्ट से 6 तक 5 साल। ठीक है। लेकिन अगर फर्म है तो 2 टर्म मिलेंगे, जिसमें 5 consecutive ईयर पर टर्म का रहता है, तो 10 साल हो जाएगा। ये पढ़ा था अपन ने। जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया था, ये कितने टाइम तक के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा? टिल जब तक फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। सब्सिक्वेंट क्या बोला? टिल 6th एजीएम, या फिर फर्म के केस में जो भी 2 consecutive आता है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं? फिर हमने ये सारे अपॉइंटमेंट पढ़े। अपॉइंटमेंट पढ़ने के बाद हम रिमूवल, रेजिग्नेशन, इन सब में जाते हैं। और फाइनली अभी लास्ट जो हमने पढ़ा, दैट वाज 141। एलिजिबल कौन है? सिंगल कर सकता है, फर्म कर सकती है, और वो एलएलपी हो सकती है। कौन नहीं हो सकता? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं।
और कौन नहीं? हमारी कंपनी का एम्प्लॉय, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय भी हूँ और साथ में मैं आती हूँ, चलो ऑडिट करने भी आऊंगी, नहीं अलाउड है। या फिर हु इज द पार्टनर, या फिर हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट, ऑफिसर एम्प्लॉय से लिंक निकल रहा है, या तो ऑफिसर एम्प्लॉय खुद या फिर मेरे से कोई लिंक निकल रहा है, इसको भी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना, गारंटी नहीं, और लोन भी नहीं इन डेट। अगर मैं कहूंगी सिक्योरिटी अलाउड है, किसको अलाउड है? रिलेटिव को अलाउड है, वो भी 1 लाख तक। लेकिन जो ऑडिट करने आ रहा है उसको तो सिक्योरिटी अलाउड ही नहीं है। समझ में आया? अगर गलती से ले लिया था 60 डेज का समय रिटर्न करने का, उधार 5 तक का दे सकता है, गारंटी 1 लाख तक की दे सकता है। समझ में आ रहा है? कोई बिजनेस रिलेशन नहीं, लेकिन 2 बिजनेस रिलेशन अलाउड है। वही प्रोफेशनल सर्विस ऑडिट की। दूसरी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भाई कस्टमर क्लाइंट है, आर्म लेंथ प्राइस में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट एम्प्लॉयज का रिलेटिव। देन उन्होंने बोला भैया सबकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को मत क्रॉस करो। फिर उन्होंने बोला कि कोर्ट ने कन्विक्ट पाया था, भैया 10 साल का गैप होना चाहिए। और फाइनली आपका अगर सब कुछ यूज हो रहा है एज ए इंडिविजुअल फर्म, ये सारी सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तुरंत जगह खाली करो, और फिर कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी, जिसमें वो रीअपॉइंट करवाएगा, सॉरी किसी और को, न्यू बंदे को अपॉइंट करवाएगा बोर्ड या फिर कैग, डिपेंड आपकी कंपनी कौन सी। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब यहाँ पे जो हेडिंग है, ऑडिटर की किसकी बात हो रही है? राइट्स की, ड्यूटीज की और लाइबिलिटी की। अब यहाँ पे कंसेप्ट जनरल है, ठीक है। ऑडिटर के राइट है क्या करने का, याद आ रहा है हम जब एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ रहे थे, क्योंकि टेस्ट में तुम लोग पढ़कर आए होगे तो तुम्हें और क्लिक हो रहा होगा। एनुअल जनरल मीटिंग जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जनरल मीटिंग, उसमें साफ था कि ये जो ऑडिटर होगा क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और हमने ऑडिटर में पढ़ा था अगर ये ऑडिटर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। लेकिन वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं, प्रॉक्सी टर्म सही नहीं है, ऑथराइज रिप्रेजेंट, ऑथराइज रिप्रेजेंट। लेकिन ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी सीए होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। वो टर्म याद आ रहा है? चलो, तो लिखा है नोटिस ऑल दी जनरल मीटिंग ऑल्सो फॉरवर्ड। आपको इस ऑडिटर को भी देना पड़ेगा, अटेंड करेगा वो खुद से, या फिर क्या लिखा है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैव राइट टू हियर, और उसकी बातें सुनी जाएगी। देखो लिखा ना क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर, सेम वहां भी हमने ये पढ़ा था। चलिए, अब हमने राइट पढ़ लिया। पहली हेडिंग क्या थी? ऑडिटर का राइट। राइट क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, जो भी मीटिंग है अटेंड करने का। पावर एंड ड्यूटीज, एवरी ऑडिटर कैन एसेस ऑल टाइम, बच्चों वो ऑडिट करने आ रहा है तो उसकी पावर होगी ना, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, वो सारी इंफॉर्मेशन देखेगा। ड्यूटी है एवरी ऑडिटर टू मेक द इंक्वायरी, if it's find some adverse feature, duty to report the same specific inquiry by the auditor। ऑडिटर ये सारी स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट। अब इमेजिन करो तुम हो ऑडिटर, ठीक है। अब इमेजिनेशन में आना चाहिए, तुमने सबसे पहले कंपनी का क्या उठाकर देखा? लोन, एडवांस, कितना उधार ले रखा है भाई देखा, कितने सिक्योर्ड है, कितने पार्टली सिक्योर्ड है। अब पार्टली सिक्योर्ड है या फुल्ली सिक्योर्ड जो भी है, ठीक है, क्या है जो एक्चुअल में रिकॉर्ड की डिटेलिंग में जब आप जाओगे तो क्या वही बैलेंस शीट में दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करोगे। फिर क्या चेक करोगे? रिप्रेजेंटेड बाय द बुक एंट्रीज, वेरीफाई ऑल द बुक्स एंट्रीज, जितने भी दिख रहे हैं एक्चुअल में जो हुआ है, मतलब मेन रजिस्टर को बैलेंस शीट से जितना भी वो प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बस मैच करना है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट देखो, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना क्या है, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कितनी सिक्योरिटी, कितने में क्या कॉस्ट में खरीदा था, कितने में बेचा, सब देखो। लोन एडवांस कौन सा वाला? डिपॉजिट वाला अमाउंट, ऑल द डिपॉजिट जो भी है, सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, लोन एडवांस नॉट बी शोन एज द डिपॉजिट। नेक्स्ट, चार्जिंग किसका? पर्सनल एक्सपेंस टू रेवेन्यू अकाउंट। इन्होंने साफ बोला है कि ऑडिटर इंश्योर करेगा नो पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑफिसर चार्ज एज अ रेवेन्यू अकाउंट। खर्चा किया डायरेक्टर ने अपना पर्सनल, और भैया बैलेंस शीट में कंपनी का खर्चा दिखा रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना, कंपनी के नाम की हमने गाड़ी खरीद ली और वो मस्त गाड़ी कौन चला रहे? डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, ठीक है, वो लेकर घूम रहे पर्सनल पर्पस के लिए। ऑफिस पर्पस के लिए यूज करे तो चलेगा, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए अगर यूज करे तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर फॉर द कैश, देख लो भाई, ऑडिटर इंश्योर करे कि सारे के सारे शेयर जो अलॉट किया उन सब का कैश आ गया है क्या, कैश जो एक्चुअली है वो रिसीव हुआ है कि बस फॉर्मेलिटी। हमने एक अपनी कंपनी बनाई, ठीक है, हम ही सब शेयर होल्डर्स हैं, हम ही सब डायरेक्टर है, हमने फॉर्मेलिटी के लिए मेमोरेंडम में सब लिख दिया, लेकिन बैंक में हमें वो कैश नहीं दिख रहा है।
तो ये सब गलत है। तो ऑडिटर ये सारी चीजें डिटेल में चेक करेगा, ठीक है। चलिए, ही शुड वेरीफाई रिपोर्ट द केस वेयर द कैश वॉज नॉट रिसीव, चेक कर लो सच में है कि नहीं। ऑडिटर हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर, वही जो ऊपर हमने पढ़ा, कहाँ संभाल के रखा रहता है, नॉट ओनली द रजिस्टर्ड ऑफिस, वो चाहे तो कहाँ रख सकते, एनी अदर प्लेस। कुछ याद आ रहा है, अकाउंट्स सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर ऑफिस में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कहीं और भी, लेकिन रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर बता देना। तो वो सारी चीजें चेक करेगा, सब्सिडी एसोसिएट सब जाकर ये ऑडिटर डिटेल में देख सकता है। केस एक, फैमिली मेंबर ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शेयर होल्डर है भाई, मुझे बताओ ऑडिटर का रिलेटिव शेयर होल्ड कर सकता है कुछ एक अमाउंट तक, 1 लाख तक का, ठीक है। ऑडिटर हैज इशूड ऑडिट सर्टिफिकेट विदाउट एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसने कुछ भी नहीं देखा, तो भैया क्या किया, वॉयलेट किया है, रिलेटेड भी है, गलत है ये तो। बातें समझ में आ रही है। हेडिंग नेक्स्ट, किसकी पावर पढ़ रहे हो, कैग की पढ़ रहे हो, किसकी पावर है, कैग की। शॉर्ट में आओ, कैग कौन है, गवर्नमेंट कंपनीज, कैग अपॉइंट द ऑडिटर, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करता है, पढ़ा था ना, डायरेक्शन देता है कैसे ऑडिट होगा, रेफरेंस दे रखा है इन लोगों ने सेक्शन 139 में, जो भी हमने पढ़ा है कैग की पूरी डिटेलिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट, पढ़ा था हमने वहां पर भी, ऑडिटर क्या करता था, रिपोर्ट इनके पास भी सबमिट करता था, ठीक है। क्या कैन बी कमेंट ऑन दी या फिर सप्लीमेंट दी रिपोर्ट, इसके पास भी जाएगा। पहला पॉइंट, कैग ही अपॉइंट करता है ऑडिटर को, दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट इसी के पास सबमिट होती है। सप्लीमेंट्री ऑडिट, थोड़ा इसको समझो, कैग चाहे तो दोबारा से एक और ऑडिट करवा सकता है। कैग कैन कंडक्ट एडिशनल ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट अ टेस्ट ऑडिट ऑफ द कंपनीज, एक हो चुका है, वो चाहे तो एक सप्लीमेंट्री अलग से दूसरा ऑडिट भी करवा सकता है अगर उसे कोई डाउट है तो। एक लीगल केस हुआ था, उस लीगल केस में एनसीएलटी ऑडिटर कैन नॉट डिबार्ट 5 years अनलेस द फ्रॉड इज प्रूफ। एक्चुअल में जो केस हुआ है उस केस में बस ये बोल रखा है अगर डिफ्रॉड हुआ है तो ही हम उसे डिबार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। किससे डिबार्ट करेंगे, 5 साल के लिए गैप लेना पड़ेगा। याद है ऊपर हमने पढ़ा था, फ्रॉड के केस में फंस रहे थे, जेल की सजा भी मैंने बताई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको 5 साल तक हम अपॉइंट नहीं करेंगे। ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े थे जब हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते थे। बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो अब देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, समझो। अब मैंने आपको बताया सेक्शन 447 की पनिशमेंट बताई, इसमें पनिशमेंट था कि जेल की हवा खानी पड़ेगी, मिनिमम कितनी, 6 महीने, और मैक्सिमम कितने, 10 साल, ये पनिशमेंट है। अब इन्होंने कहा कि भाई ऑडिटर आप फ्रॉड करते हुए पाए गए, ठीक है, तो जब आप फ्रॉड करते हुए पाए जाओगे तो इन्होंने क्या बोला था, वो वाला कन्विक्टेड अलग है, कोर्ट ने अगर कन्विक्टेड पाए वो अलग है, सेक्शन 447 का कन्विक्शन अलग, कोर्ट ने कन्विक्टेड पाए तो वो 10 साल अलग है। ये तीसरी चीज है, 5 साल का गैप डिबार्ड कर दिया जाएगा मार्केट, सॉरी किसी भी कंपनी का ऑडिट करने से। ये वाला पॉइंट किसमें था, क्या बता रही, तुम्हें ये वाला याद आ रहा है, ये वाला याद आया, ठीक है। अब ढूंढेंगे तो अब मिलता ही नहीं है। हम्म, चलो अभी मिल नहीं रहा लेकिन है वो 5 साल। मिल जा मिल जा मिल जा। चलो मैं ढूंढ के दूंगी तुम्हें, ठीक है। चलो वापस आते हैं। हाँ जी, क्या बढ़ रहे बच्चा, क्या की पावर समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, अब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, ऑडिटर क्या कर रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी बातें जो भी एक्ट बोलेगा, जो भी अकाउंटिंग और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए पूरी लिस्ट दे दी। ट्रू फेयर होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, सारी जनरल बातें, जरा एक आध पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो जरूरी होगा, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन जो भी उसने किया है संभाल के रखा है, ठीक है। क्या उसने रिटर्न एडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑडिट हैव बीन रिसीव फ्रॉम द ब्रांच या फिर नॉट विजिट बाय हिम, अगर वो नहीं गया ब्रांचेस से, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया, ये सब अच्छे से लिखा होना चाहिए। कौन सा ब्रांच है जिसको जाके आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, अदर देन कंपनीज ऑडिटर हैज बीन सेंड टू हिम, अगर उधर भेज रखा है, किसका दे रखा है किसका नहीं दे रखा, किसमें आपने विजिट किया किसमें विजिट नहीं किया, सारी बातें। कंपनीज की जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके रिगार्ड में सारी बातें लिखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये लिखो। हम रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट में जो कुछ किया वो सब उतारना है।
आप लिखोगे कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, हाँ ये सारी चीजें हो रखी है। ऑब्जर्वेशन कमेंट दे दो भाई, जो तुम्हें लग रहा है मैटर, जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे, कंपनी में गलत इफेक्ट डाल रहे। एनी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो प्लीज बता दो कि भाई गड़बड़ है यहाँ पर। कोई भी रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क है, इन्होंने अपने अकाउंट सही तरीके से मेंटेन करके नहीं रखे, लिखो उसमें। एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बताओ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली बातें प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। आपका अपना खुद का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जरूरी नहीं है, क्यों हो, क्योंकि आपकी छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी, ओपीसी को माफ कर दिया, और स्मॉल कंपनी। ओपीसी स्मॉल कंपनी को अक्सर छूट मिल जाती है, तो तुमको ये फॉलो नहीं करना है। और वो जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और एग्रीगेट बोरिंग कितनी 25 से कम। फिर उन्होंने बोला ऑडिट रिपोर्ट में ना और भी चीजें होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से फटाफट क्या क्या होना चाहिए। कंपनी डिस्क्लोज इम्पैक्ट, इस केस में कुछ पेंडिंग लिटिगेशन है, बताओ। कंपनी मेड प्रोविजन मटेरियल, क्या लिखा है, कुछ मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस आपने कर रखे, इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रखी है। एनी डिले ट्रांसफरिंग अमाउंट, कुछ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड याद आ रहा है, उसमें पैसे वैसे डालना पड़ता था, डिविडेंड को और भी बहुत सारी चीजें, आपने ये सारी चीजें नहीं डाली, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंट, मैनेजमेंट बोल रहा है भैया हमने बेस्ट ऑफ नॉलेज दिया है, नो फंड एडवांस कुछ नहीं लिया है, तो ये सब लिखो। मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया हमने अपने बेस्ट नॉलेज से सारी जो भी फंडिंग पार्टीज है उसकी पूरी दे रखी है, लेकिन अल्टीमेटली कौन है बेनिफिशियर्स ये आपने बताया। कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा बातें भी लिखो। आपने जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करी तो उस बीच आपको ये सारी चीजें मिली, तो सारी चीजें रिपोर्ट में होनी चाहिए। ऑडिटर कंसीडर द रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस नोटिस सर्टेन मटेरियल मिसमैनेजमेंट, हमें कुछ दिखाया है। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, लिखो। फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग कब स्टार्ट हुआ है, बताओ। कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस बुक को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, प्लीज ये भी बताओ। जनरली जैसे टैली वगैरह आपने सुना होगा तो ये सॉफ्टवेयर, लेकिन और भी इसके एडवांस वर्जन काफी आ चुके हैं मार्केट में, ये सारे सॉफ्टवेयर आप मेंटेन करो, ऑडिटर ये भी लिखेगा। ऑडिटर रिक्वायर्ड द रीजन एनी ऑफ द मैटर इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट, और भी अगर कुछ लग रहा है कर दो। इफ इट इज आंसर इज नेगेटिव, कुछ भी अगर नेगेटिव है तो वो सारी चीजें, कुछ भी गड़बड़ दिखाना, सब आपको रिपोर्ट में लिखना है, कुछ नहीं। ये सारी चीजें एक बार खुद से अच्छे से रीड करोगे, मैंने ऊपर ऊपर से आपके लिए रीडिंग कर दी है। किस चीज क्या है ये, ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, जो चीज आपने पूरी रिसर्च करी ना हर चीज को उतार दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी जनरल बात है, देखो। हाँ, चल रहा है, चलिए। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, क्या लिखा है 2020। अब थोड़ा समझो। हाँ बच्चा, इन्होंने कहा कि जो ये फंड आप दे रहे हो ना, ये फंड एक्चुअल में कौन इसका बेनिफिट उठाने वाला है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो ये भी आप अपनी रिपोर्ट में ऐड ऑन करो, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने क्या लिखा है, कार्गो। अब समझो थोड़ा, शॉर्टकट में कार्गो बोला गया है सी ए। सी फॉर क्या है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, इसको शॉर्टकट में कार्गो कार्गो बोला जाएगा, ठीक है। अगर ये कार्गो, सॉरी कारो, कार्गो आ रहा है दिमाग में, है ना कारो कारो बोला जाएगा। अगर ये कारो बोला जा रहा है तो समझ जाना है इसका फुल फॉर्म क्या है, कंपनीज की ऑडिटर रिपोर्ट का एक ऑर्डर दिया था एमसीए ने। फुल फॉर्म बताओ जरा एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक ऑर्डर पास किया और उन्हें साफ बोला कि भैया जब तुम अपनी कंपनी रिपोर्ट बनाओगे ना, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें होनी चाहिए। अब क्या क्या बातें होनी चाहिए, इन्होंने बोला जब कारो 20 आया ना तो एप्लीकेबल था सारी कंपनीज में इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, मतलब जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फॉरेन कंपनी है, उन सब की जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी तो हमने जो ऑर्डर दे रखा है, एमसी ने जो नोटिफाई कर रखा है, वो सारी चीजें एड ऑन करोगे। लेकिन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सर्टेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तुमको तुमको मस्ट कंटेन द मैटर्स, उनको बोलते भैया तुमको नहीं करना है, बाकी सबको करना है। सारी कंपनीज इवन फॉरेन कंपनी मस्ट कंटेन द मैटर स्टेटेड इन दी 21 क्लॉज, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें 21 क्लॉज में जितनी बातें वो सारी चीजें आप में आनी चाहिए। लेकिन हमने किसको छूट दे दी, बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, इन सबको, और कुछ प्राइवेट कंपनी जिसके एक लिमिट के दायरे के अंदर है, वो क्लियर है। अब कारो एप्लीकेबल नहीं है किसमें, अगर आप स्टैंड अलोन बना रहे हो, ठीक है,
तो फिर एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बना रहे हो तब आपको ये कारो वाले रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट, लेकिन ये कंसोलिडेटेड में भी करना पड़ेगा अगर आप किस में कवर होते, इन सारी जगहों पे कवर होते हो, तो जिसमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन क्या आया तुम्हारा, एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर इन दी कारो रिपोर्ट। हमारे हिसाब से अगर आप गड़बड़ो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। चल क्या रहा है वापस बताओ। एमसीए ने नोटिफिकेशन दिया और बोला एक कारो है, मैं एक नया ऑर्डर लेके आया हूँ, जो हमने अभी ऊपर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी ना, वो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी ना हमारे ऑर्डर के हिसाब से होगी, समझ में आया। हमने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट बनाओगे। ऊपर बस बोला था रिपोर्ट में क्या क्या होगा, अब यहाँ पे सीधे ऑर्डर दे रखे कि कैसे क्या कब कैसे आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। आपको ये सारे सब्जेक्ट मैटर कवर करने पड़ेंगे। पहला, वेदर द कंपनी मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल, आपको क्या बताना है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब ये क्या कह रहा है, और डिटेल। इट इज जस्ट लाइक हम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे, जो कंपनीज एक्ट बोलता है वो, और प्लस स्टैंडर्ड्स। तो ये भी क्या कह रहा है, कारो ऑर्डर के थ्रू हमने आपको बोला कि आपको और हमें डिटेल बतानी पड़ेगी, कंपनी के एसेट्स कहाँ कहाँ है, प्लेस बताओ, कितनी जगह पे हो, हर चीज बताओ। देन फिजिकल वेरिफिकेशन करो उन सारी प्रॉपर्टी का, सच में है कि नहीं। पता चला बैलेंस शीट में बताया कि भैया ये जमीन यहाँ है और वहां पे जाके जमीन आपकी थी ही नहीं, फेक रिकॉर्ड से डॉक्यूमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो क्या देख लो, रजिस्ट्री देख लो भाई, टाइटल डीड, टाइटल डीड मतलब क्या है, ओनरशिप, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट मोर देन 10% चेंज इन द प्रॉपर्टी प्लांट, भैया रीवैल्यू एक बार कर लो आप, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी आज की डेट में क्या है, ठीक है। पढ़ क्या रहे मुझे बताओ जरा, क्या पढ़ रहे, कारो। कारो एमसीए ने एक्स्ट्रा और फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने को बोला है, रिपोर्ट में एड ऑन करना है। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी और के नाम पर, पैसा आपका है ना, पैसा आपका और किसी और के नाम पे, मैंने आशी के नाम पे कर दिया और आशी ने कहा कि दीदी मेरे नाम पे ना अब मैं नहीं दूंगी, तो विवादित हो जाती है। लेकिन लोग अपने पैसे को, काले धन को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बेनामी प्रॉपर्टी है भैया, सीए एक्स्ट्रा काम करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करो इन्वेंट्रीज का, क्वार्टरली रिटर्न देखो, वर्किंग कैपिटल देखो, मोर देन 5 जो भी करोड़ से ऊपर जा रहे, डिटेल इन्वेस्टमेंट करो, डिटेल पेमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट रिड्यूस, भैया जीएसटी प्रोविडेंट फंड कस्टम ड्यूटी ये सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन सब की डिटेल में जाओ। डिटेल कोई भी डिफॉल्ट, डिटेल फंड्स, डिटेल ऑफ द फ्रॉड, अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर्स, कहीं तो तुम्हें डाउट नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर इन्होंने रिपोर्ट बताई, हमने 2 रिपोर्ट पढ़ी, एक रिपोर्ट की डिटेलिंग उन्होंने बताया और फिर एमसीए ने और एड ऑन करने को बोला, भैया कारो लगेगा और तुमको ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं कारो 2020। क्यों बोला 2020, क्योंकि 2020 में ऑर्डर पास किया गया था, सिंपल, क्लियर है। चलो ये सब जनरल बातें थी, अब थोड़ी सॉलिड बात पढ़ लेते, थोड़ी बहुत। क्या है हेडिंग नेक्स्ट, मतलब अब इन्होंने क्या खत्म कर दिया है, जो सीए वाला ऑडिट था ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर था ना, खत्म, स्टैट्यूटरी ऑडिट खत्म। अब किस ऑडिट की बात हो रही है, कॉस्ट ऑडिट, समझना। ये कौन करता है, सीएमए करता है। एक और ऑडिट पढ़ेंगे दैट वाज सेक्रेटेरियल, वो कौन करता है, सीएस। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑडिट। चलिए पहले शॉर्ट में समझ लेते, पूरा कवर हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है, 128। यहाँ पे अब सीए नहीं कर रहा है, अब सीए की जगह सीएमए आ गया। कॉस्ट रिकॉर्ड और उसके ऑडिट की बात हो रही, ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेंटेन, भैया सीजी ऑर्डर देगा, आपका पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैंडेटरी ओनली इफ दी, सीजी अगर बोलेगा तो। ऑर्डर फॉर विच कंपनी, किस कंपनीज के लिए बोलेगा, वो क्लास ऑफ कंपनी जो इंगेज है किसमें, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जितनी भी फैक्ट्रीज है जो भी प्रोडक्शन का काम करिए उन्हीं को बोला जाएगा। जो प्रोडक्शन का काम नहीं करिए, हम क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या यहाँ पर, क्या हम पे लगेगा क्या कॉस्ट ऑडिट, नहीं लगने वाला। फैक्ट्रीज में लगता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पर सीजी किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को बोल सकते हैं भैया तुमको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आपको करना है। क्लास ऑफ कंपनी प्रोवाइडिंग, या तो गुड्स की बात हो रही है या तो सर्विसेज की बात हो रही है, जहां सीजी को लगेगा। अभी ऊपर क्या बोला, सीजी जिसको मैंडेटरी कर देगी, सीजी जिसको मैंडेटरी कर देगी उसको करना पड़ेगा। नेचर ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, आपको पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्या आप मटेरियल का यूटिलाइजेशन बताओगे, आपकी कितनी क्या लेबर है, देन अदर आइटम ऑफ कॉस्ट क्या है, वो पूरी डिटेलिंग बताओगे। बच्चा आपको मालूम है ना, एक सीए का कोर्स है, एक सीएमए का होता है, एक सीएस का। सीएमए में जैसे सीएमए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अकाउंट्स को दी जाती है, सीएस में सबसे ज्यादा अकाउंट, सॉरी लॉ में, और सीएमए में कॉस्ट अकाउंट। अभी आपका कॉस्ट वाला पोर्शन है क्या आपके इसमें, नहीं है।
ठीक है। तो कॉस्टिंग का पूरा उनका फोकस एरिया होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितनी लेबर, क्या पूरा कैलकुलेशन प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, तो ये। हाँ हाँ हाँ, सीएस का जो सिलेबस की बात कर रहे हो, हाँ अलग होते हैं, अलग होता है। सीएमए अलग, सीएमए क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑडिट कर रहा है। ठीक है। सीएमए का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, देखो लेबर, अदर आइटम्स ऑफ द कॉस्ट, तो ये कैलकुलेशन कॉस्ट में खेलते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होगा, जिसमें सीजी बोलते। ऑर्डर फॉर विच कंपनीज, किसके लिए कंपनीज ने दे रखा है, पहला जिसकी नेटवर्थ प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब जहां प्रिस्क्राइब आएगा वहां मतलब क्या है, सीजी बोलेगा। अब इन्होंने बोला भैया इतनी डिटेलिंग तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुमको पहला फोकस तुम्हारा क्या है, हर किसी में एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी में एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हें सीए की डिटेलिंग दे रखी है कि भाई तुम बिंगा सीए, तुम्हें सीए की पता होना चाहिए, सीए कितनी डिटेलिंग, सॉरी सीए में कितनी डिटेलिंग नहीं दी, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब सीजे जो डिसाइड करे। अब उन्होंने बोला कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीए को कौन अपॉइंट करता था, सीए वाला ऑडिटर को बोर्ड, फाइनल कौन होता है, मेंबर। गवर्नमेंट कंपनी तो कैग, फिर बोर्ड, फाइनल कौन करता है, मेंबर। कुल मिलाकर मेंबर ही है, ठीक है, लेकिन अपॉइंट तो बोर्ड कर रहा है। सीएस को लेकर अगर मैं बोलूँ तो सीएस कौन करता है, बोर्ड, मेंबर के सामने नहीं रखा जाता, सीएस को मेंबर के सामने नहीं रखा जाता। ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट शेल बी कंडक्ट बाय, कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो सीएमए का कोर्स करेगा। ओनली द कॉस्ट अकाउंटेंट इन दी प्रैक्टिसिंग, सेम ऑडिट करने वाले कौन होते हैं, प्रैक्टिसिंग फर्म वाले होते हैं। ठीक है। अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय दी बोर्ड, कॉस्ट ऑडिटर शेल बी इन एडिशन टू दी ऑडिट कंडक्ट सेक्शन 143, 143 में जो बोला था उसके अलावा भी यहाँ पे होते हैं। ऑडिटर अपॉइंट अंडर सेक्शन 139 वाला कौन है, सीए है, नॉट अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि भैया 139 में तो किसको अपॉइंट किया, प्रैक्टिसिंग सीए को किया ना। ये कॉस्ट ऑडिटर कौन है, प्रैक्टिसिंग सीएमए। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग होंगे। द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शेल बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इन्होंने बोला भैया किसको दिया, मेंबर को, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे और रेम्यूनरेशन को भी दिखाया जाएगा। कंपनी शेल गिव ऑल द असिस्टेंट फैसिलिटी, जब कॉस्ट ऑडिटर भी आएगा तो सीए को हेल्प कर रहे थे ना, तो भैया इनको भी करेंगे। कुल मिलाकर जो ऑडिट करने आएगा एम्प्लॉयज को हर तरीके से उनको असिस्टेंस देनी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इन्होंने बोला प्रोसीजर क्या है फिक्स करने का रेम्यूनरेशन, पहला आपकी कंपनी में कौन है, ऑडिट कमिटी है या फिर ऑडिट कमिटी नहीं है। पहला ऑडिट कमिटी है, नॉर्मली ऑडिट कमिटी का काम बताओ जरा मुझे, रिकमेंड करना। कंपनी में कितने भी टाइप के ऑडिट हो रहे हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चाहे वो सीए हो, अब चाहे वो सीएस हो, अब चाहे वो सीएम है, ये तीन मेरी क्या हो गई, ऑडिट कमिटी। इनका काम सारी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें देखना है, सारी ऑडिट को देखना है ना। तो क्या क्या बस सीए को देखेंगे क्या, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएमए की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएस की, भैया किसे बनना चाहिए, किसे करना चाहिए, बात समझ में आ रही है। चलो आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है, द बोर्ड शैल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, सेम बात है। ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शैल बी कंसीडर अप्रूव बाय द बोर्ड, एंड आगे चल के कौन रेटिफाई कर देगा, सेम वही बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले इस मीटिंग में सब कुछ कर ले, मेंबर के सामने प्रेजेंट करे और मेंबर उसको फिर क्या कर देगा, हाँ बोल देगा। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है, बोर्ड अपॉइंट करेगा, रेम्यूनरेशन वगैरह जो भी है सब्सिक्वेंटली मेंबर के सामने, बातें सेम चल रही हैं। जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सीए को लेकर पढ़ा, अब वो हम किसको लेकर पढ़ रहे हैं, अभी देखो किस पे लगेगा, जो कंपनी एंगेज किस में, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्टिविटी, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन, अभी बताया ना, मटेरियल, लेबर, अदर जो भी सीजी बोलते, दीज आर नोन एज कॉस्ट रिकॉर्ड। क्लियर है, पढ़ लिया। अपॉइंटमेंट कैसे होगा जरा बताओ, ऑडिट कमेटी है तो पहले ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगी, बोर्ड मेंबर को, ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड सीधा मेंबर को बताएंगे, सेम यही लिखा है बच्चा। कौन होगा, इंडिविजुअली हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, लेकिन प्लीज वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड करे वो सारे क्राइटेरिया। हमने जो सीए के पढ़े थे ना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 141 में, सेम इस पे भी लगेगी। प्रपोज अपॉइंटेड विद इन दी लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, सेम बातें पढ़ी थी हमने कि भैया कुछ केस पेंडिंग तो नहीं आपके अगेंस्ट, कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, रिकमेंड करते वक्त सोच समझ करना। सीए जैसी ही सारी कहानी अभी तक इसकी है, सीएमए की चीजें क्लियर है। एवरी कंपनी इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कि भैया अपॉइंट हो गया, क्या हम वहां पे भी बता रहे थे आरओसी को, यहाँ पे भी आरओसी बताओ भैया कितने दिन के अंदर, इन्होंने कहा फाइल द नोटिस ऑफ द सीजी विद इन
every company inform the cost auditor of his या फिर इस अपॉइंटमेंट फाइल नोटिस सीजी को बताओ विद इन 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग इन सच अपॉइंटमेंट और विद इन 180 days. ड्यूरेशन इसमें अलग है, वहां ड्यूरेशन अलग था, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर. ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ये याद रखना. एवरी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट जो हो रहा है शैल कंटिन्यू टिल दी, कब तक, 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल दी सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. भैया इनका ड्यूरेशन 5-5 साल का नहीं है. इनको क्या बोल दिया, आप कब तक रहोगे, टिल दी, जब तक 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल, या फिर जब तक आप अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देते. जो कॉस्ट ऑडिटर रहेगा सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट, अपने ऑब्जर्वेशन देगा, अपने सजेशन देगा. ऑब्जर्वेशन सजेशन मतलब अपनी रिपोर्ट में बताएगा. ठीक, क्या बताएगा, कॉस्ट ऑडिटर फॉरवर्ड कर देगा अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको, बोर्ड को. हर कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट किसको दे देगी, सीजी को. कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, गॉट द एक्सटेंशन टाइम होल्डिंग द एजीएम, और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है अगर आपको क्या करना है, आपको सॉरी, कंपनी हैज गिवन द एक्सटेंशन टाइम होल्डिंग द एजीएम, अगर टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इनको भी टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा. रिपोर्ट सारी की सारी हमें किसके सामने रखनी है बच्चों, मेंबर के सामने रख रही है. बात समझ में आ रही है. इसमें सीजी बार बार आ रहा था ना, तो सीजी को भी हमें रिपोर्ट देना है, ठीक है. फिर शॉर्ट में एक बार पहले समझ लो क्या लिखा है. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको देना, बोर्ड को. सीजी को भी तो अभी पढ़ा हमने. कॉपी बताओ, फुल इन्फॉर्मेशन एवरी रिजर्वेशन, ये तो अभी पढ़ लिया, सॉरी ये तो रिपीट है. हाँ, कैसे निकालोगे इसे, इसको भी तो निकाल सकते. क्या लिखा है, रिमूवल. रिमूवल में क्या हो रहा है, निकाल रहे, ठीक है. कॉस्ट ऑडिटर मे रिमूव फ्रॉम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सिस्टम, कैसे, बोर्ड रेजोल्यूशन, लेकिन आफ्टर क्या दोगे, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, मतलब मौका मिलेगा, सुनवाई मिलेगी, ठीक है. फॉर्म जो भी है सीजी को भर दो कि भाई इसकी जगह पे अब दूसरा पॉइंट कर रहे. कैजुअल वैकेंसी आ गई है, या तो कैसे आ गई है, रिजाइन कर दिया, या तो डेथ, या तो रिमूव. कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तुम ही फाइल करो भाई, और एक बार सीजी को इन्फॉर्म कर दो. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की अप्रूवल की बात करूं तो कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द अदर स्टेटमेंट एनेक्स, आपको सारे स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने क्या बोल दिया को दिखाओ और एक बार इनसे अप्रूव ले लो कि ये सारे खर्चे हुए आपके. बच्चों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, सेम नहीं बोलूंगी, सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस है. रेम्यूनरेशन कैसे होगा, अभी बताया था कैसे डिसाइड होगा. ऑडिट कमेटी है तो बोर्ड को, बोर्ड आगे चल के मेंबर को. ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड से मेंबर. यही सारी बातें लिखी है. यहां पर क्या खत्म, कॉस्ट ऑडिट खत्म, ठीक है. तो अब जो सेक्रेटरियल ऑडिट है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. क्लियर बच्चों, वैसे बचा कितना है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलो आज की सभा समाप्त.